हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको क्लासरूम में किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है। 73 पेजेस का हमने पीडीएफ बनाया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, एंड 103 पेजेस का पीडीएफ है लैब असिस्टेंट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो के अंदर सभी के लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि मैं 36 पेजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रेड कवर करने वाली हूँ। कल और 36 पेजेस की वीडियो आएगी और 2 पार्ट्स में आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट ग्रेड कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड ग्रेड के लिए थर्ड वीडियो आएगी, लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बाद आएगी। तो ये वीडियो सभी देख सकते हैं, लैब असिस्टेंट वाले भी देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले भी देख सकते हैं, सेकेंड ग्रेड वाले भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत जो भी हमारा क्लासरूम के अंदर जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और आप भी अगर टीचर हैं, कहीं पर पढ़ा रहे हैं, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिएगा। कोशिश मैंने पूरी की है वीडियो बहुत अच्छी बनाने की, फिर भी अगर कमी रह जाए तो माफ़ी आप हमेशा देते ही आए हैं और इस बार भी आप दे दीजिएगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द 72 पेजेस पीडीएफ, जिसके अंदर से आज हम 36 पेजेस कवर करेंगे। पीडीएफ आप में से काफी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर की गई थ्रू व्हाट्सएप नंबर। पहले डीएम आपने किया इंस्टाग्राम पे या फिर आपने ईमेल आईडी पर लिखा, और फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ प्रोवाइड किया गया एट जस्ट ₹50, जो कि एक जेन्युइन चार्जेस हैं, क्योंकि हमें भी ये जो पैसे हैं वो पे करने होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम खाली सिर्फ सिंपल पीडीएफ बनवाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन क्योंकि पीडीएफ हमने जो है वो पेड उनसे ऐप से बनवाए हैं, तो हमें थोड़े से चार्जेस वहाँ पे करने पड़े, जो फिर हम अपने आप से भी चार्ज किए। बाकी जो मेरी तरफ से होता है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के साथ साथ और भी वैकेंसीज आ गई हैं। सेकेंड ग्रेड का भी एग्जाम आपका आई थिंक आफ्टर 1 मंथ ही है, तो आप भी रेडी हो जाइए और तैयारी करते रहिए। चलिए, सो लेट्स एजुकेशनल साइकोलॉजी में 2 वर्ड्स नज़र आते हैं, एक आता है एजुकेशन और एक आता है साइकोलॉजी। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का मतलब सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं है, बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जिससे आप अपना डेवलपमेंट करते हैं। एंड साइकोलॉजी के बारे में तो बहुत अलग अलग धारणाएं दी गई हैं, जिसमें कन्फ्यूजन भी बहुत है। कभी इसको साइंस ऑफ सोल कहा गया, कभी कुछ कहा गया, लेकिन फाइनली क्या कहा गया? दैट इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी जब आप क्लास में जाएंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, 11th-12th के बच्चों को पढ़ाएंगे, या आप सेकेंड ग्रेड के हैं की तैयारी कर रहे हैं, 9th-10th को पढ़ाएंगे, या आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर जब आप एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको बच्चों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। आपको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि मुझे अपनी एजुकेशनल प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करना है, मुझे बच्चों को किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से समझना है। ठीक है, तभी आप इसको तभी ये सब्जेक्ट जो है वो डाला गया है, ताकि बेसिकली आप बच्चों को समझें। तो यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अब अलग अलग डेफिनेशंस के आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। जैसे कि देखिए, स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर का देखो, कहेंगे सब यही कि बच्चे को समझाना है, बच्चे को पढ़ना है, बच्चे को समझ आना चाहिए। अल्टीमेटली सब यही लिखा है कि देखो, जैसे लिखा है ना, टीचर बच्चों को समझे। यहाँ पे क्या, स्टडी करो ह्यूमन बींग्स की। यहाँ पे क्या लिखा है? बच्चों के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझो। यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिविजुअल का जो बर्थ से लेके ओल्ड एज तक उनके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें समझो। यहाँ क्या लिखा है कि ह्यूमन बिहेवियर के हर एक एस्पेक्ट को समझो। कीवर्ड्स, अब आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। तो देखो, स्किन क्या होती है? स्किन हमारे हर पार्ट पे होती है। तो एवरी एस्पेक्ट किसने बोला है? स्किन ने बोला है। क्रो एंड क्रो, देखो, क्रो को आप सिंपल कबूतर से ही मान के चलो कि मान लो ये कबूतर है, और ये क्या करता है? अलग अलग जगह के एक्सपीरियंस लेता है, बर्थ से लेके ओल्ड एज तक। इस तरीके से याद रखना है। पील क्या है? पील का मतलब देखो, पील से आप याद रखो पीयर। अब पीयर का मतलब क्या होते हैं कि बच्चों के पीयर ग्रुप्स। तो यहाँ पे टीचर को पीयर ग्रुप्स को समझने हैं। जड क्या है? जड मान लो साइंटिस्ट है और ये साइंटिफिक स्टडी करता है। ट्रो क्या कहता है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझिए अलग अलग सिचुएशंस के। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही याद करने होंगे। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। बड़ा इजी से टॉपिक है, इसके अंदर कोई अप्लाइड मतलब कोई ऐसा साइंटिफिक चीज़ नहीं है। इट इज़ वेरी इजी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आप बहुत सारे देखो,
एक तो होता है आप क्लास में गए, आपने पढ़ाए और आप आ गए, आपने एक काम ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ होती है कि आप कुछ ना कुछ सीखें, नई नई चीज़ सीखें कि अच्छा आज क्लास में ऐसे गड़बड़ हुई, मुझे अब इसको इस तरीके से ठीक करना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, कि आप जो है सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को कुछ ना कुछ मीन्स अचीव भी करना चाहते हो। जैसे मान लो कोई चीज़ मुझे समझानी है, लेकिन बच्चे हाँ तो कर रहे हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रही, तो मुझे कुछ और मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो यानी कि जब तो उसे क्या कहेंगे हम, साइंटिफिक डिसिप्लिन। यानी कि जब आप सिस्टमेटिक मेथड्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एम्पेरिकल मेथड्स यूज़ करें। अप्लाइड साइंस क्या होता है कि भाई आपको प्रिंसिपल्स पता हैं, अब आप उसको रियल सिचुएशंस में जाकर अप्लाई करोगे। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, ये नहीं, नॉट व्हाट ऑट टू बी बट व्हाट इज़। क्या चीज़ है आप उसके साथ डील करो, ये होना चाहिए था, ऐसे बच्चे होने चाहिए थे, ये नहीं होता। जो हैं आप उन्हीं को ही आपको उनसे डील करना आना चाहिए। सोशल साइंस क्या होता है कि बच्चों का एक सोशल और क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट है। अब देखो पेपर के टाइम पे ये सब कहानी आपको नहीं याद रखनी, डायनामिक है, नई नई रिसर्च, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, इंटरडिसिप्लिनरी है, मीन्स हर एक सोशोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, बायोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हर किसी में ये अप्लाइड है। डेवलपिंग साइंस है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि रूल बन गए और अब चेंज नहीं हो सकते, नो, इट इज़ डेवलपिंग, ये अभी भी ग्रो हो रहा है। क्या? एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर देखिए स्कोप के अंदर क्या क्या आएगा। पहले तो लर्नर, जिसको आप पढ़ाने जाएंगे, अब उसके लिए काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, उसकी हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज हैं, थॉर्नडाइक ने, पैवलोव ने, स्किनर ने, कोलर ने दी है। बच्चे याद कैसे करते हैं, बच्चे भूल कैसे जाते हैं, आपको कैसे उन्हें पढ़ाना है, बच्चों का लर्निंग का नेचर क्या है, ये सब किस में आता है, स्कोप में आता है। टीचर के क्या रोल हैं, टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टीचर की पर्सनालिटी, टीचिंग स्टाइल, इफ़ेक्टिवनेस, टीचर का क्या मेंटल हेल्थ है, ये सब डिपेंड करता है। क्लास की कैसी सिचुएशन है, क्लास में बच्चे कैसे, किस बच्चे के साथ बैठे हैं, बच्चे मोटिवेटेड हैं या नहीं है, आप क्लास को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, आपकी क्लास में डिसिप्लिन है या नहीं है। अब आपने पढ़ा दिया, फिर अब उनके टेस्ट लो, इंटेलिजेंस टेस्ट लो, अचीवमेंट टेस्ट लो, पर्सनालिटी टेस्ट लो, फिर उनको इवैल्यूएट करो। मेंटल हाइजीन मीन्स ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे स्ट्रेस के साथ मैनेज कर सकें, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। ऐसा नहीं कि एक बच्चे का नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल ये रियलिटी में होता है, जैसे क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और हम हर वीक टेस्ट लेते हैं, जो बच्चा फर्स्ट आता है ना, बिलीव मी, जब भी उसके 20 में से 19 मार्क्स आ जाते हैं ना, क्योंकि 19.5 होता है तो हम उसको राउंड ऑफ करके 20 लिख देते हैं, उसके 19 आ जाते हैं ना, वो लड़की बेचैन हो जाती है। 2 लड़कियां हैं और दोनों की यही कंडीशन है। तो यहाँ पे हम उनको इमोशनली इंटेलिजेंट करना है कि इन गलतियों से सीखो। अच्छी बात है ये जो 1 नंबर की गलती हो रही है, फाइनल पेपर में ये गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको अप्लाई करनी होंगी। एडजस्टमेंट की, क्लास में एडजस्टमेंट की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो कभी तो बच्चे बोलते हैं मैम मुझे तो AC में ठंड लग रही है, कुछ बच्चे जानबूझ के AC के पास जाकर बैठेंगे कि हमें तो बहुत गर्मी लग रही है। सर्दियों में किसी को फ़ैन चलाना है, किसी को फ़ैन नहीं चलाना है, तो ये सब चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। साइकोलॉजी यहाँ पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी समझा कर, कैसे ना करके आपको अल्टीमेटली जो आपको है वो क्लास में सिर्फ अपनी मीन्स बोलते हैं ना कि रांद काट के आ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको उनको जाके पढ़ाना है, दिल से पढ़ाना है। मेंटल हाइजीन हो गया एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब क्लास के अंदर कुछ बच्चे होंगे कि एकदम से सब सीख जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे आप पूरा टाइम पढ़ा देना उनको, उनके फेस बिल्कुल ब्लरी रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ डिसेबल होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे आप एक चीज़ को 10 बार भी बता दोगे ना, फिर भी पूछेंगे मैम आप ये कैसे करना है। तो इन सब बच्चों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ये सब स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इसके अलावा बच्चों को वोकेशनल, पर्सनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है ताकि वो बेटर एडजस्ट कर पाए। चलिए अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। वैसे मुझे लगता है मेरी स्पीड ठीक है, लेकिन अगर आपको स्लो लगे आप डबल करके देख सकते हो। जो की पॉइंट्स है ना, बिलीव मी, आप ये वीडियो सुने, एक पेज ले लें। ये सब कहानी अगर आपको नहीं लिखनी, कहानी देखो मैं आपको सुनाई रही हूँ, बताई रही हूँ, समझाई रही हूँ, तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मुझे सब कुछ ही बताना है, मैं अगेन हर एक बच्चे को लेकर चल रही हूँ। लेकिन आपको लग रहा है अरे मैडम ये बात तो हमें पता है, अब इसको इतना इलेबोरेट क्यों करना। तो आप उसको सुनो और आप उसको भूल जाओ। आपको जो चीज़ याद नहीं है आप वो 1 या 2 पेज पे अपने नोट्स बना लें। ये बस एक बार ये वीडियो देखें पेपर से जाने से पहले, या 30 को, या जब भी आपका पेपर है उस दिन बस आपको वो 2-3 पेजेस रिवाइज करने पड़े, आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए मेथड्स पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोस्पेक्शन, बहुत पुराना मेथड है। इंट्रोस्पेक्ट करते रहो, सोचते रहो अपने बारे में, है ना। अब सब्जेक्टिव है, क्या क्या सोचोगे और वो सही भी है या नहीं है। ऑब्जर्वेशन, बैठ के ऑब्जर्व करते रहो, ठीक है। कभी कभी नेचुरली, कभी कभी जैसे आपको बोला गया ऐसे ही ऑब्जर्व करना है, कंट्रोल्ड मैनर में। एक्सपेरिमेंटल, आप चीज़ों को करके देखो, कॉज एंड इफेक्ट को समझो, लैब में जाओ। केस स्टडी, आपको कोई केस दे दिया जाएगा, चलो अब इसको सर्च करो। सर्वे मेथड, डाटा कलेक्ट करो क्वेश्चंस के फॉर्म में, घर घर जाओ या सेंड करो ईमेल्स, क्वेश्चन बनाओ कि जैसे अभी वो आ रहे हैं ना सेंसस वाले, वो क्वेश्चन ही तो पूछते हैं आपसे, तो उनके पास क्या होता है, क्वेश्चन ही तो होता है। फिर होता है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड क्या है कि भाई हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। क्लिनिकल में डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट होगा, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। जेनेटिक या फिर डेवलपमेंटल, देखिए यहाँ पे बिहेवियर ओवर द टाइम पढ़ा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, आप एक ही इंसान को लाइफ टाइम समझ रहे हो। और क्रॉस सेक्शनल, एक ही टाइम में अलग अलग एज ग्रुप्स को पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप अपने बच्चे को सोचो, फॉर एग्जांपल अब बर्थ से लेके आप उसको मान लो 60 ईयर्स तक समझ रहे हो, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल क्या हो गया कि आप इस एक साल में 2026 में आपने एक साल के बच्चे के बारे में पढ़ा, 3 के बारे में पढ़ा, 5 के बारे में, 6 के बारे में, 10 के बारे में, 15 के बारे में, 20 के बारे में, 25 के बारे में, 30 के बारे में, 35 के बारे में। मतलब एक ही टाइम पे आपने अलग अलग एज ग्रुप्स को पढ़ा, ठीक है, समझ आ गया। चलो स्टैटिकल क्या होगा, आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये सब चीज़ें यूज़ करोगे ताकि आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सको। अब हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन आप में से काफ़ियों को ना पता हो, लेकिन मीन तो पता है ना। मीन तो सबने 10th तक तो पढ़ाई सबने की है। उसके बाद हो सकता है इकोनॉमिक्स सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स वालों ने पढ़ी हो, साइंस वालों ने ना पढ़ी हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन भी मेथड्स होते हैं जिसमें आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, जैसे आप एवरेज से कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये आपके मैंने क्या पढ़ा दिए, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आ जाते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अगर आपको अपनी टीचिंग बहुत अच्छी करनी है, आप जिनको पढ़ाने जा रहे हो उन्हें समझो, ठीक है, उनके गोल्स को समझो, अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाओ। मोटिवेशन यूज़ करो, उनको अंदर से भी मोटिवेट करना है और बाहरी मोटिवेशन भी करना है कि हाँ गिफ्ट भी मिलेगा, प्राइज़ भी मिलेगा, और इंट्रिंसिक भी कि प्राइज़ ये सब कुछ नहीं होता लाइफ के अंदर। आपको अगर यहाँ अचीव नहीं कर पा रहे हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें आपको बच्चों को मोटिवेट करनी होगी। हर बच्चा डिफरेंट है, इंटेलिजेंस में भी, एबिलिटी में भी, इंटरेस्ट में भी। टीचिंग आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। देन कम्स लर्निंग थ्योरीज। आपको बहुत सारी थ्योरीज होंगी, एक्टिविटी करवाओ, डिस्कवरी करवाओ, उन्हें लेक्चर दो, उन्हें बोर्ड पे कराओ, क्लास को मैनेज करना है, इवैल्यूएशन करना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है ताकि वो इमोशनली जो डिस्टर्ब्ड बच्चे हैं उनको सपोर्ट भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना है। आपको अपना सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन करना है, बच्चे कैसे कॉपियाँ बनाएंगे, किस तरीके से आप काम कराओगे, ये सब आपको प्लानिंग करनी है। और फिर बच्चों को गाइड भी करना है, अकेडमिकली भी, पढ़ाई से रिलेटेड भी, पर्सनली भी, एंड वोकेशनल मैटर्स पर भी। ओके, चलिए नाउ कम्स रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ऑब्वियसली एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करती है ना, कि भाई किस तरीके से आपको डील करना है, ह्यूमन बिहेवियर को समझाने में मदद करती है, एक ब्रिज का काम करती है। और बिना साइकोलॉजी के एजुकेशन क्या हो जाएगा, एक गैस वर्क हो जाएगा, और बिना एजुकेशन के साइकोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं रहेगा। एजुकेशन आपको बताती है कि गोल क्या है, और साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि कैसे आपको उस गोल को अचीव करना है। अब आ जाते हैं कुछ रेक्टिफिकेशन पर, क्योंकि रेक्टिफिकेशन से ही क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। फादर कौन है, फादर हैं विलियम जेम्स। बस यही ध्यान रखना, फादर मैंने कौन बताया, विलियम जेम्स। पहली बुक किसने लिखी, थॉर्नडाइक, है ना, तो कांटे बिछा दिए बच्चों के लिए, बुक लिख दी थॉर्न्स।
साइंटिफिक मेथड एक्सपेरिमेंट करो, सबसे पुराना मेथड इंट्रोस्पेक्शन, सेंट्रल फोकस कौन होना चाहिए, लर्नर, सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन किसकी मानी गई है, स्किनर की। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड, पॉजिटिव और एक सोशल साइंस है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, व्हाट ऑट टू बी ये नहीं होना चाहिए, व्हाट इज ये आपको फोकस करना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल एक ही बच्चे को आपने पूरे लाइफ टाइम समझा, क्रॉस सेक्शनल अलग अलग ग्रुप्स को एक ही टाइम में आपने समझा। चलिए तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 1 ही अपना चल रहा है। ये एक्चुअली जो भी टॉपिक्स हैं, देखिए इन सबको मैंने बुक से भी पढ़ाया था और अब इन नोट्स के थ्रू मैंने आपको पढ़ाया है। आई थिंक नोट्स आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। देखिए टीचिंग क्या है, एक ट्राइडिक प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर टीचर भी है, लर्नर भी है, करिकुलम भी है। टीचिंग करना एक प्लान्ड, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ तो ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है कि भाई आपका पेपर है और फिर एम क्या है, एम ये है ताकि आपकी जॉब लग जाए, डिज़ायरेबल चेंज आ जाए, है ना, या फिर आपको समझ में आ जाए। बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, भाई जॉब कैसे लगेगी, जब आपको समझ में आएगा तो आपके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, यानी कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे। एनल गेज क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पे रट्टाफिकेशन है। अब ये क्या क्या डेफिनेशन दी हैं, देखो सबका एम क्या होगा, लर्निंग, चेंजिंग द बिहेवियर, मिच्योर पर्सनालिटी डेवलप करना, सिचुएशन को समझना, है ना, और बच्चों जो हैं वो डिफ़िकल्टी से उभर पाएँ। क्लार्क ने क्या कहा कि आप पीपल्स को ऐसी एक्टिविटीज़ दो ताकि डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स अचीव हो पाए। कॉमन बातें हैं लेकिन याद कैसे करोगे, तो देखो एनल गेज किसके बारे में बात करते हैं, इंटरपर्सनल, ठीक है, तो एनल गेज एंगेज इंटरपर्सनल, ओके। फिर आ जाइए बीओ स्मिथ से ध्यान रखो, सिस्टम ऑफ एक्शंस, बस मेरे वर्ड्स ध्यान रखने हैं, स्मिथ सिस्टम ऑफ एक्शंस। मॉरिसन किसकी बात करते हैं, दैट अ इंटीमेट कॉन्टेक्ट एंड बिटवीन अ मोर मेच्योर पर्सनैलिटी, एम वर्ड आपको ध्यान रखना है, मेच्योर पर्सनैलिटी, मॉरिसन। जॉन ब्रूबैशर क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन, भाई ब्रूबैशर ने तो मैनिपुलेट कर दिया अपनी स्पेलिंग के अंदर, मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन। क्लार्क बहुत आसान भाषा में इन्होंने कहा कि आप पीपल्स को ऐसी एक्टिविटीज़ दीजिए ताकि जो डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं वो अचीव हो पाए। अब नेचर ऑफ टीचिंग, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक कि टीचिंग के क्या मेन एम है। देखिए टीचिंग हमेशा पर्पसफुल होती है। अब आप देखो घर में अगर मम्मी भी आपको कुछ सिखा रही है ना तो उसका भी कोई ना कोई पर्पस होता है। जैसे आपको बोल रही है बेटा अपनी जो भी ब्लैंकेट है उसको आप फोल्ड करो, तो वो चाहती है कि आपके बिहेवियर में चेंज आए। तो हम तो स्कूल में जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कॉलेज में जा रहे हैं, तो क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि भाई वो कुछ चीज़ सीखें। ट्राइडिक प्रोसेस है, टीचर है, लर्नर है, करिकुलम है। टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है, टीचिंग एक क्लासरूम में होती है, टीचर और स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मीन्स स्कूल के अंदर, इनफॉर्मल मीन्स घर में भी पढ़ाया लिखाया जाता है। साइंस एंड आर्ट, टीचिंग साइंस भी है क्योंकि आप यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस यूज़ करते हैं, और आर्ट तो है ही, कला तो है ही, टीचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है। डायनामिक है, टीचिंग लर्नर्स के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, नॉलेज के एडवांसमेंट के हिसाब से बदलती रहती है। टीचिंग कोऑपरेटिव है, टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ये वन साइडेड नहीं है। अगर मैं सिर्फ पढ़ाकर आ जाऊंगी, बच्चे नहीं सुनेंगे, कुछ भी अचीव नहीं होना, या बच्चे तो सुनने के लिए रेडी हैं लेकिन मेरे पढ़ाने का मन नहीं है, तो भी कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। इवैल्यूएटिव है, यानी कि टीचिंग एक कंटिन्यूअस असेसमेंट है जहाँ पे हम ये देखते रहते हैं कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। देन कम्स स्कोप ऑफ टीचिंग। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक होता है प्री एक्टिव फेज, फिर होता है इंटरैक्टिव फेज, और फिर होता है पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव मीन्स पढ़ाने से पहले प्लान करो, जैसे आज मैंने प्लान करा कि मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी, मेरा ऑब्जेक्टिव सेट था, मैंने कंटेंट रेडी कर लिया, मैंने देख लिया मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगी, अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ लेकिन समय की पाबंदी की वजह से मैं नहीं पूछ पाऊंगी, सो प्री एक्टिव। इंटरैक्टिव, अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जो एक्चुअल टीचिंग चल रही है, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, जैसे लाइव होता तो ज़रूर हम डिस्कस करते। पोस्ट एक्टिव, अब पढ़ा दिया, फिर मैं आपको बोलूँ अब आप जाओ ऐप पर जाओ और जाकर टेस्ट दो, और टेस्ट में देखो आपके कितने मार्क्स आते हैं, फीडबैक लो, जहाँ गलती की है उसको ठीक करो, रिकॉर्ड आपका सेट हो जाएगा। सो दीज आर द 3 फेजेस, प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज।
फॉर्मल टीचिंग जो स्कूल में होगी, एक स्ट्रक्चर्ड रूम होगा, एक करिकुलम होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में। इनफॉर्मल आप अपने घर वालों से सीखोगे, अपने दोस्तों से सीखोगे, मीडिया से सीखोगे, कम्युनिटी से सीखोगे। नॉन फॉर्मल भी ऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल, जैसे कि कोचिंग थोड़ी सी फॉर्मल, थोड़ी सी इनफॉर्मल। वर्कशॉप्स में, ओपन स्कूल्स में, तो यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल का आपको थोड़ा सा तालमेल देखने को मिलेगा, बट येस इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। वर्चुअल टीचिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, टेक्नोलॉजी यूज़ करके पढ़ा रही हूँ, आप ई लर्निंग कर रहे हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, डिजिटल क्लासरूम हमारी चल रही है। चलिए देन कम्स, अब ये डिजिटल क्लासरूम थोड़ा गूगल वगैरह पे करते तो थोड़ा ज़्यादा आपको भी समझ में आता। मैम लेवल्स ऑफ टीचिंग, देखिए मॉरिसन मेरे सन ने तीन है ना, मॉरिसन, तो मॉरिसन ने लेवल्स ऑफ टीचिंग दिए हैं। पहला याद करो, समझो, फिर दूसरे को समझाओ। हर्बर्ट टेरियन ये कहते हैं ये सबसे लोवेस्ट लेवल है रटना, छोटे बच्चों को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। टीचर एक्टिव है, लर्नर तो बस बैठा है, बस वही रिपीट कर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बस वो बोल रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। अंडरस्टैंडिंग ये मिडल लेवल पर आएगा। अब आपने 6 से लेके 10 तक के बच्चों को चीज़ों को समझाना शुरू किया, उनको प्रिंसिपल समझाए, उनको एग्जाम्पल्स दिए, कंपैरिजन किया, यानी कि अब बच्चे रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं कि अच्छा 2 1 जा 2 2 क्यों है, 2 2 जा 4 क्यों है। अब रिफ्लेक्टिव लेवल, हंट हाईएस्ट लेवल, अब ये आप बहुत क्रिटिकल थिंकिंग पर पहुंच चुके हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चा एक्टिव है, टीचर तो बस खड़ा है कि हाँ बेटा वेरी गुड। अब यहाँ पे बच्चा अपनी थिंकिंग, अपनी एप्लीकेशन को एम्फेसाइज कर पा रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मॉरिसन ने 3 लेवल्स बताए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। फेजेस ऑफ टीचिंग जैक्सन ने दिया है, प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव। अगेन प्री एक्टिव प्लानिंग स्टेज है। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के अंदर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया है, आपने लेसन प्लान बना लिया है, आपने रिसोर्सेज को अरेंज कर लिया है, उसके बाद आप गए और एग्जीक्यूट किया, आपने टीचर ने जाके पढ़ाया, क्लास में लेक्चर दिया, डिस्कशन दिया, डेमोन्स्ट्रेट किया, एंड देन इवैल्यूएशन, फिर बच्चों का टेस्ट लो, फीडबैक लो, रेमेडी लो। आई होप समझ में आ गया होगा। जैक्सन ने। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की। जब आप क्लास में पढ़ाने जाओगे तो आपको देखो, बच्चों पहले हम उनको रिकॉल कराते हैं, बेटा आपने 2 2 जा 4 तो सीखा है ना। अब मैं आपसे पूछूं 22 इंटू में 32, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो अब हमें बच्चे को नोन से अननोन पर लेकर जाना है, तो उस चीज़ से शुरुआत करनी है जो बच्चा ऑलरेडी जानता है, और फिर कहाँ लेके जाना है जो बच्चा नहीं जानता। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पर। कॉन्क्रीट मीन्स जैसे बच्चे को आपने दिया कि बेटा ये लो, ये आप एक हॉर्स ले लो, अब बच्चे को वो चीज़ दिख रही है, आप उसको टच कर रहे हो। अब आपने बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में लेके गए, बेटा पता है अमेरिका में इस तरीके के घोड़े देखने को मिलते हैं, तो आपने पहले उसको घोड़ा दे दिया, ठीक है, आपने कॉन्क्रीट चीज़ दे दी, और अब आप उसको सोचवा रहे हो, ऐसे सोचो, तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, पहले बच्चे को आसान से चीज़ों में हमने समझाया, फिर हम उसको डिफ़िकल्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। पर्टिकुलर टू जनरल, पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बेटा देखो घोड़ा जो है वो कैसे चल रहा है, और फिर इसके बाद हमने उससे और प्रिंसिपल्स बनवाए कि देखो बेटा ये जो होते हैं ये एनिमल्स होते हैं, ये ऐसे चलते हैं, फिर ये ऐसे रन कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर से जनरल, जिस बच्चे को याद ना रहे पीजी याद रख लेना, ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल। होल टू पार्ट, अगेन मैंने आपको पहले बताया था कि पहले बच्चा अपने पूरे हाथ चलाता है, फिर फिंगर्स चलाता है, ठीक है, तो होल से पार्ट, पहले आप अपना पूरा सर कंट्रोल करते हैं एंड फिर उसके बाद अपनी आईज को कंट्रोल करना सीखते हो, तो होल टू पार्ट। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले बच्चा जो है ना वो रो रहा है, पापा घर से बाहर गए, रो रहा है क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी है। अब धीरे धीरे बच्चे को लॉजिकली आपने समझाना शुरू किया कि बेटा पापा सब्जी लेने गए हैं या पापा ऐसे काम पे गए हैं, तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। एनालिसिस टू सिंथेसिस, आप टॉपिक्स को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़िए और फिर उसके बाद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करिए। कभी भी ऐसे नहीं करना है कि पूरा आपने दे दिया, बेटा इसको याद करके मुझे सुनाओ, नहीं, आप उसको चैप्टर्स में डिवाइड करिए। चैप्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई बच्चे हैं मेरे पास आए पढ़ने के लिए, तो मैं उनको ये नहीं बोलती कि मुझे पूरा चैप्टर एक साथ सुनाओ, स्टार्टिंग में आते हैं तो मैं उनको बोलती पहले आप मुझे 1 पेज सुनाओ, फिर 2 पेज सुनाओ। छोटे बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। सो एनालिसिस टू सिंथेसिस।
अच्छी टीचिंग कैसी बनेगी, आप अच्छे टीचर कैसे बनेंगे? बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, आपको सही मेथड्स यूज़ करना है अपने कंटेंट एंड अपने लर्नर्स के लेवल के हिसाब से। आपको बच्चों को सोचने पर मजबूर करना है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, सिर्फ रोट मेमोराइजेशन रट्टे ना मारें। आपको कोशिश करनी है बच्चे आपके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आपको अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट पॉजिटिव, सेफ, हर बच्चे को साथ में लेके चलना है, हर बच्चे को मोटिवेट करना है, बार बार उनका इवैल्यूएशन करते रहना है और उनको फीडबैक प्रोवाइड करते रहना है। हर बच्चा डिफरेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाकर रखने हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करना है, बच्चे भी इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, किसी भी बच्चे का इंसल्ट नहीं करना। ट्रस्ट, आप बच्चों को कुछ कहें तो उसको फुलफिल करिएगा। बच्चे आपसे ट्रस्ट पे मीन्स जो रिलेशन है वो बिल्ड होते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्टिव, टीचर को हमेशा अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, इम्प्रूव करते रहना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे ये टीचिंग वर्सेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ये कुछ टर्म्स हैं जैसे कि टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, ये सब क्या होता है? देखो इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल भाई मेरे जो विचार थे ना वो मैंने अपने बच्चों में डाल दिए कि फॉर एग्जांपल मैं तो इस गुरु को मानती हूँ, आप भी इसी को मानो। मैंने उनका कुछ ये नहीं देखा कि वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं, तो दैट इज़ इंडोक्ट्रिनेशन। कंडीशनिंग पैवलोव ऑफ स्किनर करते हैं, है ना? कैसे करते हैं कि जैसे कि उन बच्चे वो जो होंगे वो बैल दबेगी तो सलाइवा आएगा, तो आपने बच्चों को एक मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स सिखाया। ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कार की आप सीखने की ट्रेनिंग लेते हो तो बार बार प्रैक्टिस करते हो, फिर आपको कार चलानी आ जाती है, यानी कि आपकी स्किल डेवलप हो जाती है। इंस्ट्रक्शन, आपने बच्चों को कहा कि बेटा आपको ये पेज यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। टीचिंग के अंदर सब कुछ हो जाता है, आप इंटरेक्ट करते हैं और फिर डिज़ायरेबल जो चेंजेस हैं वो आपको बच्चों के बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक ट्राइडिक प्रोसेस है, यहाँ पे टीचर, लर्नर, करिकुलम होता है। सबसे लोवेस्ट लेवल मेमोरी, और किसने दिया? हर्बर्ट चेरियन ने। हाईएस्ट लेवल क्या है? रिफ्लेक्टिव, जहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग करने लगते हैं, ये भी हंट ने दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स मैंने अभी आपको पढ़ाया था, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी अदरवाइज फिर बहुत टाइम लग जाएगा। 3 फेजेस ऑफ टीचिंग होते हैं जैक्सन के अकॉर्डिंग, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव, पोस्ट एक्टिव। टीचिंग साइंस भी है, टीचिंग आर्ट भी है, नोन टू अननोन जाना है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। इंडोक्ट्रिनेशन टीचिंग नहीं है, इंडोक्ट्रिनेशन अपने विचार थोप देना। बेस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव, जहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनको थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी किस में यूज होती है? प्री एक्टिव में, जहाँ आप अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो, ध्यान रखिएगा। मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग लेवल से, तो पहले हर्बेटियन है जो कि कौन से लेवल से है? मेमोरी लेवल से, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल से मॉरिसन, और फिर हाईएस्ट लेवल हंट, रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपको बच्चों के बिहेवियर को समझना है ना? आपको गैप कम करना है, जो बच्चे सोच रहे हैं सोचना नहीं है, आपको बच्चों को मदद करनी है कि बच्चे चीज़ों को सीखें और कैसे सीखें, क्या आप उनके बिहेवियर में चेंज चाहते हो। तो देखिए एक वर्ड है एडुकेयर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एडुकेयर का मतलब क्या होता है? टू लीड आउट या टू ब्रिंग अप। दिस इज ऑलरेडी अ PYQ, ठीक है, ये PYQ है, जहाँ पे आप बच्चों को एडुकेयर मीन्स टू लीड आउट एंड टू ब्रिंग अप, और साइक का मतलब होता है लोगोज या फिर साइंस और स्टडी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, किसमें? एजुकेशन में। स्किनर एवरी एस्पेक्ट, क्रो एंड क्रो एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, पहले पढ़ाया था। पील मीन्स पियर मीन्स समझना, तो टीचर लर्नर्स के उसको समझता है। जड एक साइंटिस्ट का नाम लग रहा है, साइंटिफिक स्टडी। ट्रो हर एक एस्पेक्ट को समझना है, टीचर लर्नर कंटेंट को। एक और आ गया है कॉलेस्निक। कॉलेस्निक क्या कहते हैं? आप अपने एप्लीकेशंस जो हैं साइकोलॉजी के, जो भी आपने फाइंड किया है, जो भी आपने प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको एजुकेशन में अप्लाई कीजिए। तो कॉलेंसिक अप्लाई, तो ए कैसे भी याद कर लेना, कैप कैसे भी याद कर लेना, एप्लीकेशन करना है और स्टडी करना तीनों को, दैट इज ट्रू। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे आप सिस्टमैटिक एम्पेरिकल सेम है। अप्लाइड साइंस है क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हो। पॉजिटिव साइंस है, व्हाट इज नॉट व्हाट ऑट टू बी। सोशल साइंस है।
डेवलपिंग साइंस है, अभी तक पूरी इवॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी है, सभी सब्जेक्ट्स में आती है। एक्सपेरिमेंटल है, मेन फोकस चिल्ड्रन है। प्रैक्टिकल है, क्लास में आप इसको अप्लाई करते हो। ये आई थिंक मैंने ये करा दिया है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपका इफेक्टिव बने एजुकेशन, साइंटिफिक बने, लर्नर सेंटर्ड बने, आपको बच्चे को समझने, ये सब पढ़ा दिया है मैंने। अब आ जाइए रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विद अदर साइंसेस, क्योंकि टीचर और एजुकेशनल साइकोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक सेम है। सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी, ये फाउंडेशन है, यहाँ पे आप थ्योरीज पढ़ेंगे, परसेप्शन, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन, ये सब पढ़ते हैं। सो बेसिकली जो साइकोलॉजी के अंदर आप जो पढ़ रहे हो ना, दैट इज जनरल साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे के ऊपर ध्यान रखना, बच्चे से रिलेटेड। सोशल सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे बच्चे के कैसा ग्रुप है, बच्चा पीयर में कितना इन्फ्लुएंस हो जाता है, बच्चे का क्लास का क्लाइमेट कैसा है, सोशल लर्निंग कैसी है। सोशोलॉजी यानी कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर फैमिली में कैसे रहते हैं। फिलॉसफी के अंदर एजुकेशन के एम्स होते हैं, एजुकेशन के वैल्यूज़ होते हैं। एम्स और वैल्यूज़ फिलॉसफी में होते हैं, उनको अचीव करने के तरीका साइकोलॉजी में होता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फिलॉसफी में एम्स एंड वैल्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजी में उन एम्स एंड वैल्यूज़ को कैसे रिसीव करोगे, कैसे अचीव करोगे। बायोलॉजी इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल ग्रोथ, फिजियोलॉजी आपके दिमाग कैसे डेवलप होगा, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड है। स्टैट्स आप डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको समझते हो, उससे इंटरप्रिटेशंस करते हो। न्यूरो साइंस क्या है? न्यूरो साइंस एक मॉडल लेके है जहाँ पे आप ब्रेन बेस्ड लर्निंग करते हो कि किस तरीके से याद रखना, ध्यान से सुनना, इमोशंस, ये सब चीज़ें लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो आप उससे बच्चों को समझ पाओगे, आप अच्छे मेथड्स, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखोगे, आप क्लासरूम को मैनेज कर सकते हो, आप इवेलुएट कर सकते हो। अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है जैसे कि डिसलेक्सिया, ADHD सिंड्रोम्स हैं, अगर कोई स्लो लर्निंग है तो आप उनको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो। मेंटल हेल्थ बच्चों की प्रमोट करिए, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए। आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स बनना है, यानी कि आपको खुद भी ये नहीं सोचना कि मुझे तो सब आ गया, नहीं, आपको भी सीखना है एज अ टीचर। मेथड्स मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा दिए सारे, ये भी रिपीट हो गया है। कॉलेंसिक वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, एप्लीकेशन, ठीक है, बाकी सब करा दिया। ये भी अपना यहाँ पे डिवी और हाइट भी आ गया है, तो एक बार इसको और देख लेते हैं। चलिए, सो नाउ मीनिंग ऑफ टीचिंग आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है। एनएल गेज तो इंगेज करना है, तो इंटरपर्सनल। स्मिथ सिस्टम ऑफ एक्शंस, मॉरिसन मैच्योर पर्सनालिटी। डिवी वाली डेफिनेशन न्यू है कि इमैच्योर माइंड को, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इमैच्योर माइंड इज गाइडेड टू डेवलप इट्स पावर्स। कि एक बच्चा है, उसके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है, इमैच्योर माइंड है, अब उसको अपनी ताकत जो है वो समझनी चाहिए। तो डिवी वाली ध्यान रखिएगा, इमैच्योर माइंड। क्लार्क ने तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन दी थी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपको देने हैं ताकि डिजायर्ड आउटकम्स अचीव हो पाए। ब्रू बैशर ने तो कंफ्यूज ही कर दिया है ना। सो इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ सिचुएशंस, अरेंजमेंट करना पड़ेगा सिचुएशंस का कि कैसे बच्चा ओवरकम कर पाए। हाइये की डेफिनेशन न्यू है कि टीचिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को अवेक करना है, उनको बताना है कि कैसे इंक्वायरी को उनको गाइड करना है। तो हाइये क्या है कि हाइएस्ट मीन्स यही है, समझना कि टीचिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। प्री एक्टिव ये फेजेस हम कर चुके हैं, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के प्री एक्टिव फेज के अंदर आती है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी रिपीटेड है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हाँ, इसके अंदर फॉर्मल आपको पढ़ा दिया, इनफॉर्मल पढ़ा दिया, नॉन फॉर्मल पढ़ा दिया। अब ये देखिए, ये 4 नए टॉपिक्स। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? आप सबने बीएड में करी होगी कि छोटे कम बच्चे दे देते हैं, छोटा सा एनवायरनमेंट दे देते हैं। अब आपको एक स्किल सीखनी है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड डिस्कशन मैथड आपको सीखना है। इमीडिएट आपको आपके जो टीचर होते थे वो फीडबैक प्रोवाइड कर देते थे, दैट इज माइक्रो टीचिंग। कंट्रोल्ड सेटिंग में टीचिंग को प्रैक्टिस करना। टीम टीचिंग क्या होगी? आप एक टीचर हो गए, 2-3 टीचर्स हो गए, आपने मिलके सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कोई चीज़ समझाई, सो दैट इज टीम टीचिंग। डिस्टेंट टीचिंग, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, आप टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू, या जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आप सीख सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन, वो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं, जो गिफ्टेड हैं, स्लो लर्नर्स हैं, तो उनको भी तो पढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो देखिए ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 में उन्होंने 3 डोमेन्स दिए, क्या? कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। कैप उन्होंने दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, ये थोड़े से ब्लर हो गए, ये बहुत गड़बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली चीज़ों को समझना। कॉग्निटिव मीन्स दिमाग का खेल है, इंटेलेक्चुअल खेल है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, समझना चीज़ों को, ठीक है। और ये कीवर्ड्स, ये बहुत गलत बात हो गई कि ऐसे हो चुके हैं। चलो मैं इसको दोबारा देखती हूँ। अफेक्टिव मीन्स जहाँ आपके इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज आए। साइकोमोटर जहाँ आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने, टीचर ने आपको बोला डांस करो, आपने एज इट इज़ डांस करना शुरू कर दिया, तो आप स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देते हैं। गाड़ी चलाना सीखना इस साइकोमोटर। दिमाग वाली बातें सीखना कॉग्निटिव, जहाँ आपके इमोशंस रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, सो दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो अफेक्टिव में जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, चलो इसको रहने देती हूँ, बाद में ठीक करके प्रोवाइड करती हूँ। अब आ जाते हैं ब्लूम क्या कहते हैं। देखो अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि कॉग्निटिव बेंजामिन बलून, अफेक्टिव रेथरोल, साइकोमोटर सिम्पसन डेव। तो साइको एस से ध्यान रख लेना, अफेक्टिव रेथ ने। ब्लूम्स का कॉग्निटिव डोमेन, वो कहते हैं 6 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगी 6 चीज़ें हैं बेसिकली। कॉग्निटिव मीन्स दिमाग का खेल, याद करना है, समझना है, उसको अप्लाई करना है, उसको एनालाइज करना है। रिमेंबर मीन्स जो भी चीज़ आपको याद है। अब देखो यहाँ पे आ गए वो, सॉरी, कीवर्ड्स जो ऊपर नहीं है ना, तो वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर अब दोबारा PDF बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डिफाइन करने को बोला जाएगा। रिमेंबर है ना, डिफाइन फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब आपको याद होना चाहिए। लिस्ट द इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको याद होना चाहिए। रिकॉल करना, मेमोराइज करना, आइडेंटिफाई करना। अंडरस्टैंडिंग में क्या वर्ड्स होंगे? डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। समराइज करो, क्लासीफाई करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एज इट इज चीज आपको लिखनी है। अंडरस्टैंडिंग में आप थोड़ा बहुत बनाकर लिख सकते हो। अप्लाई मीन्स न्यू सिचुएशंस में आपको इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना है। जैसे सॉल्व करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो। एनालाइज मीन्स कनेक्शन से ड्रॉ करो, इन्फॉर्मेशन को तोड़ो, डिफ्रेंशिएट करना, ऑर्गेनाइज करना, कंपेयर करना, एट्रीब्यूट करना इज एनालाइज। ये कौन सा वो है चल रहा है अपना। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं इवैल्यूएटिंग मीन्स जज, क्रिटिक, डिफेंड, एसेस, यानी कि आप कोई भी आपने जो काम किया है उसको जस्टिफाई करना। क्रिएट मीन्स कोई भी नया वर्क बनाना, तो इसके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि बच्चों को बोले जाए डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, फॉर्मुलेट, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, ये वर्ड्स ध्यान रखना। चलिए, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के, इनको थोड़ा सा आपको कीवर्ड्स अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप थोड़ा इसको एक दो बार रीड करोगे तो समझ में मेरे ख्याल से आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो बता देना, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना देंगे। टाइप्स ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़, किस तरीके के टीचिंग के एक्टिव्स होते हैं। पहला तो ये है कि मान लीजिए हमारा सिंपल सा है कि भाई हम बच्चों को मजबूर करें कि बच्चों सोचो, ठीक है, समझो, एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करो। स्पेसिफिक, यहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो ऑस्मोसिस को डिफाइन करना सीख जाए। मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहती हूँ कि आज आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी समझ आ जाए, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, हम बच्चों को बोलते हैं कि स्टेट की लर्नर जो है वो व्हाट द लर्नर विल डू, नॉट व्हाट द टीचर विल डू, कि भाई हम बच्चों को ये चीज़ सिखाना चाहते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज चाहते हैं। टर्मिनल की, जब पूरा कोर्स या पूरा 1 साल ख़त्म हो जाए तो बच्चों का सबमिटिव पेपर होगा, तो तब उनको क्या समझ में आया, पूरी उन्होंने 12th क्लास पढ़ ली, क्या समझ में आया तुम्हें। इनेबलिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव्स जो हम अचीव करना चाहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि आप छोटे छोटे से कदम बढ़ाते चले जाएं। अच्छी टीचिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। टीचिंग आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 5th क्लास के बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाने लगो। रेलिवेंट होनी चाहिए, मीन्स जो सिलेबस से रिलेटेड हो। टाइम बाउंड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरे साल बस आप बच्चे को ए ही लिखना सिखा रहे हो या बस ए से लेके जेड तक ही सिखा रहे हो। ये आई थिंक बड़े कॉमन से ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप एक्शन वर्ब्स यूज़ करें बच्चों के लिए। राइट, आइडेंटिफाई, सॉल्व, कंपेयर, कंस्ट्रक्ट। स्टूडेंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अनएम्बिगस नहीं होना है, ठीक है। अनएम्बिगस, ओनली वन इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल, ऐसा नहीं करना है। कवर ऑल 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव करना है, बच्चों के हिसाब से करना है, एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करना है। टीचिंग वर्सेस लर्निंग में क्या डिफरेंस है। देखो मैंने आपको पढ़ाया, मैं चाहती हूँ आप ये सीख जाओ।
लर्निंग क्या है, आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। टीचिंग, टीचर क्या है भाई, आपके लिए मैं एक्सटर्नल हूँ, ठीक है, और मेन फोकस कौन है, लर्नर इंटरनल। टीचिंग कैसी होती है, फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड, गोल डायरेक्टेड। अब आप हो सकता है बैठ के पढ़ रहे हो, लेट के भी पढ़ रहे हो सकते हो, तो आप फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकते हो, लेकिन मुझे तो प्रॉपर सब कुछ अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा ना। मेरा जो प्रोसेस है वो इंस्ट्रक्शन है, एक्सप्लेनेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप फिर उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो टेस्ट के थ्रू। मेरा काम क्या है, मैं आप अच्छे से आपको समझाऊं। आपका क्या काम क्या है, आपके चेंज आना चाहिए बिहेवियर में। मैंने एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया, मेरे अकॉर्डिंग वीडियो पब्लिश होगी, मैं जो जितना समझा रही हूँ उतना आपको समझाऊंगी। आपको थोड़ा सा अपनी प्रोसेसिंग पर आपका कंट्रोल है कि आपको जो चीज़ लग रहा है कि ये तो हमें आती है मत लिखो, जो चीज़ नहीं आती वो लिख लो। मेरा टीचिंग कैसे चेक होगा, आपके रिजल्ट से। आपका कैसे चेक होगा, आपके बिहेवियर चेंज से कि हाँ हमें समझ में आ गया। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, देखिए अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है एक्टिविटी कि बच्चे करके सीखें, है ना। एक होता है मोटिवेशन, बच्चे इंटरनली या एक्सटर्नली मोटिवेटेड होकर सीखें। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, थॉर्नडाइक ने कहा है रेडी हो जाओ। थॉर्नडाइक ने बुक्स वाली बात भी कही थी, है ना। थॉर्न जो पहली बुक आई थी एजुकेशनल साइकोलॉजी पर, तो रेडी हो जाओ, यानी कि अब टीचिंग जो है वो देखना पड़ेगा कि बच्चे की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बच्चे रेडी हैं या नहीं हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, हर बच्चा अलग है, ठीक है। थॉर्न के लिए रेडी हो जाओ, ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लिविंग, क्लासरूम डेमोक्रेटिव होनी चाहिए, बच्चों को सुनना है, बच्चों के साथ कॉपरेट करना है। को रिलेशन, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, हमें वही चीज़ समझानी है जो कि बच्चे के लिए यूज़फुल हो, रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ा देना है। बच्चों को रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक बार पढ़ाने से कुछ नहीं होता। जैसे मैंने अब आपको एक बार तो प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन अब पेपर से पहले एक मैराथन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा जो भी आप जो चीज़ें भूल गए हैं या कुछ भी अगर लग रहा है कि भाई ये दोबारा से याद रिकॉल कराने के लिए ज़रूरी है, तो वो आपका हो जाएगा। इवैल्यूएशन, आप कंटिन्यूअसली बच्चों का टेस्ट लेते रहें। कोशिश करेंगे हम भी अपनी ऐप बनाएं और फिर टेस्ट वगैरह आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करें, कोशिश पूरी रहेगी। डिपेंड करता है कैसे कैसे चैनल ग्रो करता है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, टीचिंग के अंदर ये सब आता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी 1956 में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कैप से ध्यान रखना। रिवाइज्ड आई 2001 में एंडरसन ने की, यहाँ पे उन्होंने कहा क्रिएटिंग रिप्लेसेस सिंथेसिस, बच्चे क्रिएटिव बने। हाईएस्ट लेवल ब्लूम का क्या है, इवैल्यूएशन, ठीक है। और रिवाइज्ड वर्जन में क्या है, क्रिएटिंग, क्रिएट करें, बच्चे क्रिएटिव बने। अफेक्टिव डोमेन रेथ ने दिया, साइकोमोटर सिम्पसन ने दिया, मैंने आपको एसएस से याद कराया था। अफेक्टिव कैथ ने दिया है ना, एक कैसे भी याद कर लेना। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बिहेवियरल होते हैं। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेबल एंड टाइम बाउंड। 3 फेजेस हैं, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव, पोस्ट एक्टिव। किसने कहे हैं, जैक्सन ने कहे हैं, ये जैक्सन ने। माइक्रो टीचिंग, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में ड्वाइट वाइट एलन ने इसको डेवलप किया था, जो आप बीएड में सीखते हैं। तो ये वाइट एलन का काम है कि आपको माइक्रो टीचिंग करनी है। हमने तो देखो 20 दिन गए थे, मुझे नहीं पता अब क्या सिस्टम चल रहा है। मैंने 2012 में बीएड की है, ठीक है, अब से 14 ईयर्स पहले, तब 1 साल की होती थी। तो माइक्रो टीचिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर वाइट एलन ने शुरू की। जॉन डीवी कहते हैं करके सीखो, करके सीखो। लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडी रहो। थॉर्न्स के लिए बच्चे रेडी रहने चाहिए मेंटली सीखने के लिए। टीचिंग विदाउट फेस इज कॉल्ड डिस्टेंस ओपन लर्निंग, इग्नू से कर सकते हो, ई लर्निंग कर सकते हो, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आप सीख सकते हो। अब आ जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब आपका बच्चा जो है वो हाइट में बढ़ रहा है, दिमाग से पैदल है नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट मीन्स कि बच्चे का सब कुछ डेवलप होना चाहिए। बच्चा फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, मतलब लाइफ लॉन्ग है ये। बच्चे की हाइट बढ़ गई वो रुक जाएगी, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। और ग्रोथ तो रुक जाएगी, हाइट में चेंज हो गया, वेट में चेंज हो गया, ऑर्गन्स के साइज में चेंज हो गया, मेच्योरिटी के बाद ग्रोथ रुक जाएगी। फिजिकल है, नेचर में दिखेगी आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट इतनी विजिबली नहीं होती। मैच्योरेशन क्या होता है, जब बच्चा जो है ये प्रैक्टिस पे, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन प्रैक्टिस और लर्निंग, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपके जो जेनेटिकली जो चीज़ें, जैसे अब पबर्टी है, ये सब चीज़ें जो हैं, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही स्टार्ट होंगी। सो जेनेटिकली डिटरमिन्ड पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरेशन। लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं करता है, एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है।
डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होनी चाहिए। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पेट से लेके डेथ तक चलता रहता है, एक ऑर्डर में चलता है। सेफलोसोडल यानी कि सर से पैर तक, सेफलोसोडल ऐसे बच्चा बना हुआ है, मैंने जब आपको वीडियो में पढ़ाया था। सर से शुरू होता है सीक्वेंस और पैर तक चलता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर से बच्चा और फिर बाद में बाहर, फिंगर्स को बाद में सीखता है, पहले अपने हेड को सीखता है, ध्यान रखिएगा। तो सेंटर टू पेरिफेरी, हेड टू टो सेफलोसोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी। जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चों को कुछ चीज़ें तो आती हैं, बच्चे को आप बोलो हेलो हेलो तो वो हंस देगा, दैट इज जनरल। लेकिन बच्चे को कुछ स्पेसिफिक चीज़ सिखाना, फाइन मोटर स्किल सिखाना। हर बच्चा डिफरेंट है, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। बच्चा फिजिकली अच्छा होगा तो मेंटली भी अच्छा होगा, इमोशनली सब चीज़ें अच्छी होंगी। दीज ऑल आर रिलेटेड। डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों पर डिपेंड करती है, क्यूमुलेटिव है, हर स्टेज दूसरी स्टेज पे डिपेंड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 6th में कैसे हैं, वो 5th के आपके बिहेवियर से, 5th में आप कैसे थे उस पर डिपेंड करता है। प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, हमें पता है कि बच्चे की हाइट किस एज तक बढ़ेगी, उसके बाद बच्चे की हाइट रुक जाएगी, तो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होती है पैटर्न। क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड्स, बहुत पीरियड्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि बच्चा अगर 7 साल से पहले लैंग्वेज जो सीख जाए तो वो बहुत इजीली उसको पकड़ लेता है, उस पर उसको वो माहिर हो जाता है। डेवलपमेंट सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स पर जानी चाहिए। सिंपल चीज़ें तो आ ही जाती हैं बच्चे को अपने आप, बच्चा अपने आप खड़ा होके चलना सीख ही जाता है। लेकिन बच्चा स्विमिंग सीखेगा नहीं सीखेगा, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ना। चलिए अब आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर। तो ये कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ से आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा नहीं, आउट हो गया है ये, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। चलो पर ये नेक्स्ट उसमें कवर हो रहा है। देखिए देखिए सबसे पहले स्टेज होती है प्री नेटल, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना। कंसेप्शन टू बर्थ। अब बच्चे का पेट में आप देखो ना, बिल्कुल एक छोटे से दाने के बराबर होता है, और फिर जब बच्चा बाहर आता है तो करीब 2 से 2.5 kg का होता है। तो रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर होता है इन्फेंट, यानी कि जब 2 साल तक का बच्चा है, तो यहाँ पे भी आपको, आप 3 महीने बाद बच्चे को देखोगे ना, आपको उसकी शक्ल चेंज ही होते हुए दिखाई देगी। सेंसरी मोटर लर्निंग, थोड़ी सी आ बा करना सीख जाता है। फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से लेके 6 साल तक का बच्चा बोलना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा 2.5 साल का है, तो अब वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सिंबॉलिक प्ले, बहुत मतलब वो जो 2 उसके टॉयज हैं उसको बोलते हैं ये मम्मी है ये पापा है। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, जो बच्चे थोड़े से 4th 5th क्लास तक के होते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। इन्फीरियोरिटी बच्चों को फील होनी शुरू हो जाती है, फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं। एडोलेसेंट 12 to 18 ईयर्स, यहाँ पबर्टी की एज आ जाती है, बच्चे आइडेंटिटी के बारे में सोचने लग जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं, इनस्टेबल हो जाते हैं। 18 to 40 में, जैसे कि अब आप हैं, हम हैं, अपने रिलेशंस हैं, हमारा करियर है, यहाँ पे एरिक्सन की भी थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर मिडल एडल्टहुड, यानी कि 40 के बाद, यानी कि जब एज जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हमारी ख़त्म हो जाएगी जनरल वालों की, तो पीक पर हम अपने पहुँच जाएंगे, है ना। और फिर हमारी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, अभी हम बहुत सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर लेट चाइल्डहुड 60+ ईयर्स, यहाँ पे भी एरिक्सन का ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आएगा, ये अभी बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए कुछ डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट की। फिजिकल इज रिलेटेड टू योर हाइट, वेट एंड ब्रेन मैच्योरेशन। कॉग्निटिव आप दिमाग वाला खेल है, पियाजे की 4 स्टेजेस हम अब पढ़ेंगे। इमोशनल आपकी फीलिंग्स, एम्पैथी। सोशल आप फैमिली, पीयर्स, टीचर्स, कम्युनिटी के साथ कैसे डील करते हैं। मोरल क्या सही है क्या गलत है, तो कॉलबर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। लैंग्वेज, कोइंग एंड बैबलिंग से, आ बा करने से आप सेंटेंसेस बनाना सीखते हो। पर्सनालिटी फ्यूक एंड एरिक्सन की हैं, हालांकि पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन 1st ग्रेड में नहीं है, लैब असिस्टेंट एंड 2nd ग्रेड में है, तो वो आपको जब 1st ग्रेड का पेपर हो जाए तो फिर आपको 2nd ग्रेड में करा देंगे। चलिए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरीज पर, जिसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पियाजे क्या कहते हैं? प्रियंका चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, पीसी उसको कहते हैं, यानी कि पीसी का मतलब क्या है? पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे कौन है? ये पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, और पियाजे ने क्या कहा है, तो देखो ये पिछली बार भी पेपर के अंदर पूछा गया था। जीन पियाजे स्विस के हैं,
1896 टू 1980 इन्होंने 4 स्टेजेस बोली, और जिसको हम कहते हैं, जिसको मैंने आपको याद करवाया था SPCF से, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसी से क्वेश्चन बनता है। 0 to 2 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स, 11+1। पहले बच्चा सेंसेस से सीखता है, बच्चा देखता है, बच्चा सुनता है, बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो चीज़ यहाँ है वो यहीं पर ही रहेगी। फिर 2 to 7 ईयर्स में बच्चा बोल रहा है, ईगो सेंट्रिक हो गया है। अभी बच्चे को कंजर्वेशन नहीं समझ में आई, बच्चा अभी भी पेपर के नीचे ही अपना खिलौना ढूंढता है। तो सिंबॉलिक एंड लैंग्वेज थिंकिंग। अब इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल का बच्चा लॉजिक लगाता है कि आवाज़ तो कहीं और से आ रही है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को ढूंढता है। बच्चा कंजर्वेशन का समझता है कि अच्छा गिलास में पानी कम है तो कटोरी में भी डालेंगे तो सेम ही रहेगा। क्लासिफिकेशन करना बच्चा सीखता है। फॉर्मल ऑपरेशनल, बच्चा बड़ा हो गया है भाई, 11+ ईयर्स का हो गया है, साइंटिफिक थिंकिंग कर सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है, हाइपोथेटिकली वो सोच सकता है। इसके अलावा 4 पॉइंट्स इन्होंने कहे, दैट इज इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले बच्चा सेंसरी मोटर एक्शंस है, फिर बच्चा ईगो सेंट्रिक है, थिंकिंग लैंग्वेज थिंकिंग आ गई है बच्चे को, सिंबॉलिक आई है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा सोच पा रहा है, लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ। और फॉर्मल ऑपरेशनल बच्चा सब कुछ कर सकता है। इसके अलावा एक होता है स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। क्या है ये? तो देखिए क्या है ये स्कीमा का मतलब क्या होता है, जो बच्चे के दिमाग में ब्लूप्रिंट बना हुआ है, मेंटल फ्रेमवर्क बना हुआ है दिमाग को समझने के लिए। अब जब उसी स्कीमा में हम नई इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करते हैं, फिट करने की कोशिश करते हैं, तो एकोमोडेशन होगा। एकोमोडेशन मीन्स कि अब हमें जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको चेंज करना है, एक नई चीज़। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको पता है मछली जल की रानी है, ठीक है। अब उसको ये पता चल गया कि ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि बेटा मछली भी और मेंढक भी रहता है वहाँ पे। तो अब उसको नई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो एसिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसने एकोमोडेट, यानी कि ठीक है, उसने समझने की कोशिश की कि हाँ मेंढक भी पानी में रहता है। तो इन दोनों सिचुएशन के बीच में जो उसको प्रॉब्लम आएगी, दैट इज उसको एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा और उसको बैलेंस बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन, यानी कि एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बैठाना। कंजर्वेशन क्या होता है, ये चीज़ समझना कि जो चीज़ जैसी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर ही आती है। जैसे कि गिलास के अंदर अगर पानी है और मैं उसको कटोरी में डालूंगी तो पानी उतना ही है, पानी कम नहीं हुआ है। ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा हर एक चीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझता। ये प्री ऑपरेशनल के अंदर होता है। जैसे बच्चा 2 से 7 साल का है तो तब ये होता है, बच्चा ईगो सेंट्रिसिज्म होता है। एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन को ध्यान रखना। एसिमुलेशन मीन्स फिट करना, एकोमोडेशन मीन्स अब आप उस स्कीमा को चेंज करेंगे, अब आप देखेंगे सिर्फ मछली जल की रानी नहीं है, जल की रानी राजा बहुत सारे लोग हैं। किसने दिया है ये? मैंने आपको क्या पढ़ाया? पियाजे की कौन सी थ्योरी? सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं एरिक्सन। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दिए हैं। देखो इनके वर्ड शब्द में तो बस 7 ही शब्द आ रहे हैं, लेकिन ये एक कदम और आगे बढ़ गए और इन्होंने 8 स्टेजेस बता दी। इन्होंने कहा 8 स्टेजेस हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस की सिचुएशन है और अब इसको हमें ठीक करना है, अदरवाइज माल एडजस्टमेंट हो जाएगी। देखो सबसे पहले बच्चा छोटा सा 0 to 1 ईयर्स, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, किस पे विश्वास करूँ किस पे ना करूँ। तो बच्चे को आशा की किरण देनी चाहिए, होप देनी चाहिए। और पहले आप ये थोड़ा सा टाइम पीरियड देख लो, फिर ये देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 1 to 3 ईयर्स, यहाँ बच्चा सोचता है मैं मतलब ऑटोनॉमी, मतलब मैं ये काम खुद से कर लूँ या नहीं करूँ, तो विल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे वर्च्यू क्या है? विल। प्ले स्टेज 3 to 6 ईयर्स, यहाँ से पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, करा नहीं हो पाया तो गलती, तो पर्पस। स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, सब मेरे साथ हैं या मेरे साथ नहीं है, कॉम्पिटेंस। एडोलेसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, में कौन हूँ, तो यहाँ पे फिडेलिटी। यंग में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, रिलेशन बनाना है या अकेले रहना है, लव पर डिपेंड करेगा, यानी कि कैसा उसको लव प्रोवाइड किया जा रहा है। 40 to 65 ईयर्स, मतलब मैंने पूरी लाइफ में जनरेटिविटी, यानी कि मैंने कुछ बनाया या फिर नहीं बनाए रिलेशनशिप्स, इस जनरेटिविटी या स्टैग्नेशन, तो यहाँ पे केयर दिखानी चाहिए पेरेंट्स को। लेट चाइल्डहुड की मैंने ईगो सेंट्रेट इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, पूरी लाइफ बीत गई क्या किया, विजडम यहाँ पे शो करना चाहिए। ये रट्टाफिकेशन है, ये आपको रटना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ। देखो इसकी ट्रिक है TAIII, ये 4 टाइम्स आई है।
ठीक है। लास्ट में ध्यान रखना GE, ये लर्न कर लो एज इट इज, TA 4 टाइम्स आई GE। पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर ऑटोनॉमी, फिर इनिशिएटिव, फिर इंडस्ट्री, फिर आइडेंटिटी, फिर इंटीमेसी, फिर जनरेटिविटी, फिर ईगो, इंटेग्रिटी। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं वाइगॉत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी पर। वाइगॉत्स्की, लेव वाइगॉत्स्की रशिया के हैं। ये कहते हैं सोशल इंटरेक्शन और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये पियाजे के साथ कॉन्ट्रास्ट में रहते हैं। ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब मैंने आपको बुक से पढ़ाया था तो मैंने आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाकर ही पढ़ाया था। ये वो चीज़ है जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ व्हाट दे कैन गैप है। ये जैसे मान लीजिए ये बच्चा खुद कर सकता है और ये बच्चा खुद नहीं कर सकता, तो बीच में एक जोन है, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे टीचिंग फोकस करनी चाहिए। देखो कुछ चीज़ें बच्चे अपने आप कर सकते हैं और कुछ चीज़ें गाइडेंस से करते हैं, तो वो जो गैप होता है उसके बीच में, दैट इज कॉल्ड जोन। अब वहाँ पे टीचर को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, कुछ हिंट दे दें, कुछ प्रॉम्प्ट दे दें, कुछ समझा दें। सो दैट इज कॉल्ड MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन। तो स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो टीचर है वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो वो अपनी हायर स्किल को बच्चे को प्रोवाइड करे। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है बच्चा, कुछ चीज़ उसको आ रही है, कुछ चीज़ नहीं आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार ड्राइव करना सीख रही हूँ, कुछ चीज़ें मुझे पता है और लेकिन सामने वाला मुझे समझाए, बीच बीच में समझाए, तो स्कैफोल्डिंग करता रहे, तो वो जो जोन है वो कवर हो जाएगा। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, मैं मनी मन में अपने अंदर बोल रही हूँ, ठीक है। तो वाइगॉट्स की ये सेल्फ रेगुलेशन होता है, इनर स्पीच हो जाती है, धीरे धीरे हम अपने आप से बात करते रहते हैं। सोशल ऑरिजिन ऑफ थॉट क्या होता है कि ये मेंटल फंक्शन है जो कि पहले सोशली डेवलप होता है फिर इंडिविजुअली। यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको बोलना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, तो आप कैसे अपनी बात किसी को समझाएंगे। तो सोशल ऑरिजिन ऑफ थॉट के अंदर पहले आप सोशली बात करते हैं और फिर अपने आप से बात करते हैं। प्राइवेट में आप सिर्फ अपने आप से बात करते हैं। लर्नर की डेवलपमेंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, उसके जीन्स कैसे हैं बिल्कुल डिपेंड करेगी, उसका एनवायरनमेंट कैसा है बिल्कुल डिपेंड करेगी। मैच्योरेशन, वो जेनेटिकली एक्टिव हुआ भी है या नहीं हुआ, बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग हुई है उसके डेवलपमेंट पोटेंशियल की या फिर नहीं हुई, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, ठीक है। फैमिली कैसी है, फैमिली साथ में बैठती है, इमोशनली सिक्योर है फैमिली, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हो बच्चों को। पीयर ग्रुप कैसा है, बच्चे के फ्रेंड्स कैसे हैं, स्कूल कैसा है, स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है। कल्चर एंड सोसाइटी, आप कैसी सोसाइटी में रहते हो, आप कैसे कल्चर नॉर्म्स फॉलो करते हो। बच्चे की हेल्थ कैसी है, पता चला बच्चा तो बीमार ही रहता है, आप उसको बोल रहे हो बेटा फर्स्ट आ जा, कैसे आ जाएगा। क्रॉनिक इलनेस से बच्चा गुजर रहा है, जेंडर, आप गर्ल्स बॉयज़ में कितना डिफ्रेंशिएट करते हो, या आप उनको प्रॉपर मौका दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इन सब से बच्चे की डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सेफेलोसोडल, हेड टू टो, प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंटर से पेरीफेरी। पियाजे की 4 स्टेजेस, पिछली बार क्वेश्चन है ये PYQ 2025 का। सबसे पहले SPCF, सेंसरी ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। पहले बच्चा परमानेंट चीज़ यही है, यहीं पे रहेगी। प्री ऑपरेशनल, ईगो सेंट्रिज्म, एनिज्म, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं समझना चाहता, कंजर्वेशन उसे समझ में नहीं आती। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कंजर्वेशन, बच्चे को पता है गिलास से पानी कटोरी में डालूंगा पानी सेम रहेगा। फॉर्मल ऑपरेशनल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को प्रोमोट करता है, पहले 0 to 2 years, फिर 2 to 7, फिर 7 to 11, फिर 11+। एरिक्सन ने स्कूल स्टेज में क्या बताया, 6 to 12 years, मैंने आपको बताया PA 4 times I और फिर GE। तो स्कूल स्टेज में कौन सी आएगी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। यहाँ पे बच्चों को जितना आप कॉम्पिटेंट बनाओगे बनाओ। एडोलेसेंस की कौन सी स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, फिडेलिटी। ये वाला आप चार्ट एक बार पेपर से जाने से पहले एक बार थोड़ा सा देख लेना आंखों के सामने से, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अभी देख कर रख लो कि इस पेज को मुझे विजिट करना है। बाकी जिन्होंने PDFs लिए हैं उनके पास हैं ही। वाइगॉत्स्की का क्या है, वाइगॉत्स्की का क्या है एक सेकेंड। वाइगॉत्स्की का है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करो। एडोलेसेंस स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की एज है, किसने कहा है, स्टैनले होल ने कहा है। सबसे पहले बच्चा कहाँ सोशलाइज करता है, घर में। मैच्योरेशन जेनेटिक है, लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। वाइगॉत्स्की पियाजे के बिल्कुल अगेंस्ट है एक तरीके से। वाइगॉत्स्की कहते हैं पहले सोशल और फिर इंडिविजुअल, पियाजे कहते हैं SPCF यानी कि इंडिविजुअल कॉग्निटिव स्टेजेस। अब डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, सबसे पहले
इन्फेंसी देखिए क्या है, इन्फेंसी जब बच्चा छोटे से लेके जन्म से लेके 2 साल तक हुआ है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, आप बच्चे को 3-4 महीने बाद देख रहे हो, अरे ये तो बहुत बदल गया। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज इसके अंदर होती है। टी सबसे पहली फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे होप मैंने आपको बताया था, ठीक है। पियाजे की स्टेज में ये सेंसरी मोटर है, SPCF, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करोगे तो याद रहेगा। जब बच्चा छोटा है तो उसकी फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है, ब्रेन जो है वो 2 साल तक के बच्चे का 70% ग्रो हो जाता है, और 1 तक तो ब्रेन का वेट 3 गुना हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट मीन्स बच्चा सर हिला पा रहा है, 1 महीने 3 महीने में बोलते हैं बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, 6 महीने में बैठना सीखता है, और 1.5 साल में 1-1.25 साल में चलना सीखता है। सेंसरी मोटर बच्चा सुन पा रहा है, देख पा रहा है, टच कर पा रहा है, टेस्ट कर पा रहा है, स्मेल कर पा रहा है। लैंग्वेज बच्चा 2 महीने तक ऊ आ ई करता है, बैबल आ बा, 6 महीने तक, पहले शब्द 1 साल में, और फिर 2 साल तक 2 वर्ड फ्रेजेस, ठीक है। हाँ ये बात सच है, देखो मेरे बेटा अब 2.5 साल का हो गया है, अब वो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है। 2 साल तक उसको 2 वर्ड फ्रेजेस ही आते थे, जैसे कि मम्मा पापा, बस यही बोलता था, बाबा। 2 साल तक यही आता है। ये भी पेपर के अंदर कभी ना कभी पूछा गया, आई डोंट नो विच ईयर एंड विच एग्जाम, बट येस दिस इज ऑलरेडी अ PYQ। ध्यान रखना, 6 महीने का जो बच्चा है वो बैबल करता है, और 2 महीने का बच्चा कू करता है, और पहला शब्द 1 साल में बोलता है, और 2 शब्द 2 साल में। कॉग्निटिव का मतलब है दिमाग का खेल, है ना, दिमाग का खेल, यानी कि SPCF सेंसरी मोटर ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पर होती है। बच्चा चीज़ों को टच, हर एक चीज़ बच्चा पकड़ता है, मुंह में दे देता है, ये बच्चे की आदत होती है। अब कोई भी खिलौना दे दो, हैंकी दे दो, कुछ भी दे दो। सोशनल इमोशनल, ये बाउलबाइज अटैचमेंट थ्योरी है कि सेपरेट एंग्जाइटी। हाँ 8 महीने का बच्चा अपने मम्मी पापा के अलावा किसी की गोदी में नहीं जाता। अभी 4-5 महीने का होता है ना, कोई ले लो, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमोशनली में 8 महीने का बच्चा क्या होता है, सिर्फ मम्मी पापा की गोदी में रहता है और किसी के पास नहीं जाता। तो इसको कहते हैं बाउलबाइज अटैचमेंट थ्योरी, अटैचमेंट टू केयर गिवर फॉर्म्स, कि हाँ यही मेरा सबसे सेफ जोन है, ठीक है। कॉग्निटिव वाला ध्यान रखना, सेंसरी मोटर, लर्निंग थ्रू टचिंग, टेस्टिंग एंड ग्रास्पिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है बच्चे के अंदर। एरिक्सन क्राइसिस फर्स्ट स्टेज, ट्रस्ट एंड होप वाली, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर बच्चे को ध्यान दोगे तो ट्रस्ट डेवलप होगा, और बच्चे को निग्लेक्ट करोगे तो उसके अंदर मिसट्रस्ट या फिर इनसिक्योरिटी आएगी। फिर देखिए अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, जिसको प्री स्कूल एज या प्रे एज भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला PAIII, तो सबसे पहले आ जाता है A, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यहाँ पे बच्चा बोलना सीख रहा है। I का मतलब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 6 साल का बच्चा। और पियाजे की थ्योरी में ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठीक है, सेकेंड स्टेज के अंदर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ है, ग्रोथ थोड़ी सी धीमे हो चुकी है। और एक सेकेंड, मैंने क्या बोला, एक सेकेंड रुको बस आप, हाँ सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है ना प्री ऑपरेशनल के अंदर। हाँ ठीक है, ईगो सेंट्रिक आई है। कौन से पेज पे पहुंच गए हम, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। हाँ, तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल के बच्चों को ध्यान रखना है। बच्चा बोलना सीख रहा है, अब तो बच्चा, मेरा बेटा पूरा सेंटेंस बोलता है, मतलब एज 2 में 52 वर्ड्स बोलेगा, और 5 एज तक 2000 वर्ड सीख जाएगा। ग्रामर, सेंटेंसेज, मम्मी आप कहाँ जा रही हो, ये सब बोलना वो सीख जाएगा। ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, मोटर स्किल्स इंप्रूव हो गए, बच्चा भागना अच्छे से सीख जाता है, जंपिंग, ड्राइंग करना सीख जाता है, बच्चे को लाइन ड्रॉ करनी आ जाती है। और कॉग्निटिव यानी कि बच्चे का खेलना शुरू हो जाता है। एनिमिज्म मीन्स बच्चा ऑब्जेक्ट्स को लाइफ देता है, मैंने अभी आपको बताया सॉफ्ट टॉय को वो अपना मम्मी पापा मानता है। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग है, वो ये नहीं सोचता कि दूसरा को क्या चाहिए, वो बस अपने बारे में सोचता है। पैरेलल प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, यानी कि रूल्स थोड़ा सा देखना शुरू कर देता है कि अच्छा ऐसे रोते नहीं हैं, या पापा डांट रहे हैं तो चुप हो जाना। इमोशनल्स, बच्चे के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। टेंट्रम्स बड़ी कॉमन चीज़ है, और यहाँ पे बच्चे को आप बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं कर सकते, बट यस थोड़ा थोड़ा रेगुलेशन शुरू हो जाता है।
पियाजे ने एक और कहा है हेट्रोनॉमस मोरालिटी, रूल्स फिक्स्ड हैं और अगर बच्चे रूल्स फॉलो कर रहे हैं किस लिए, अथॉरिटी की वजह से। यहाँ बच्चा ये नहीं जानता कि हाँ अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये अच्छी बात है, बच्चा डर के कारण चुप होता है, तो इसको कहते हैं हेट्रोनॉमस मोरालिटी। फिर थर्ड स्टेज एरिक्सन के स्टेज 2 में यही है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कराई जाती है और अगर बच्चे को सीख गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज शेम एंड डाउट की सिचुएशन आ जाती है। थर्ड स्टेज PAIII 4 टाइम्स आई, तो सबसे पहले इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यहाँ पे बच्चा इनिशिएटिव लेता है और अगर आपने उसको पनिश कर दिया तो फिर वो गिल्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे पर्पस डिपेंड करता है 3 to 6 ईयर्स में। तो यहाँ पे बच्चा जैसे 3 to 6 ईयर्स में क्या होता है, बच्चा LKG UKG इनमें होता है, तो बच्चे का प्री स्कूल चलता है, किंडरगार्टन चलता है, बच्चे को खेल के एक्टिविटीज़ करके चीज़ों को कराया जाता है। स्टेज थर्ड, अब बच्चा आ गया फर्स्ट से लेके 6th क्लास तक, तो इसको कहेंगे स्कूल एज, गैंग एज या फिर लेटेंसी एज, फ्रूड ने कहा है। यहाँ पे एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी एंड पियाजे की थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब बच्चे की ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बट येस कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, परमानेंट टीथ आ जाएंगे, बच्चे का दिमाग चलने लगेगा, लैंग्वेज वोकैबुलरी, अब तो टेस्ट होंगे बच्चे के वोकैबुलरीज के, है ना, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस होगी, बच्चे के पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इमोशनली बच्चा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कि बच्चा अब रोएगा नहीं स्कूल जाते वक्त, मोरली ऑटोनॉमस मोरालिटी आ जाती है पियाजे के थ्रू कि अब यहाँ पे पहले क्या थी, हेट्रोनॉमस थी कि भाई मतलब बच्चा जो है वो डांट के कारण चुप है, अब यहाँ पे ऑटोनॉमस है, बच्चे को पता है कि भाई मेरे को डांट के कारण नहीं, सोसाइटी में मैं क्यों ही रहूँ, ठीक है, तो सोशल एग्रीमेंट्स आ जाएंगे। एरिक्सन कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, अगर स्कूल टास्क में सक्सेस हो गए तो फिर कॉम्पिटेंस, ठीक है, और अगर फेल हो गए तो कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से टीचिंग एड्स प्रोवाइड करने हैं कि बच्चा जो है वो टास्क वगैरह सब अच्छे से कर पाए। गैंग एज आ जाएगी, बच्चों के अपने अपने ग्रुप्स बन जाते हैं, भाई अपने अपने रूल्स, ये सीट हमारी है, ये सीट तुम्हारी है। लास्ट स्टेज इज एडोलेसेंस, मतलब लास्ट स्टेज नहीं है, एडोलेसेंस। स्टॉर्म, स्टैनली हॉल ने क्या कहा है कि ये स्ट्रेस वर्सेस स्टॉर्म है। एरिक्सन ने कहा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। पियाजे की SPCF लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल, तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन बहुत है भाई लड़कों के अंदर। मैं तो अभी 11th 12th के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वो 14 to मीन्स 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनको बहुत अपनी आइडेंटिटी कि हम ये बनना चाहते हैं, या क्लास में कुछ कह दो तो बहुत बुरा लग जाता है, तो रैपिड ग्रोथ हो रही है, पॉवर्टी उनके अंदर आ चुकी है। बॉय 13 to 14 ईयर्स, गर्ल्स 11 to 12 ईयर्स, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हैं। इमोशनली कभी कभी इनस्टेबल हो जाते हैं, मूड उनके चेंज होते रहते हैं, ठीक है, सेंसिटिव हो जाते हैं। पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा है, जहाँ एक बच्चा पढ़ने जाएगा सब वहीं पढ़ने जाएंगे। आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, मैं कौन हूँ, अगर अचीव कर पाए तो ठीक, अदरवाइज फिडेलिटी आ जाती है बच्चों के अंदर, फेलियर से रोल कन्फ्यूजन और सक्सेसफुल से फिडेलिटी। कॉलबर्ग का पोस्ट कन्वेंशनल मॉडल है यहाँ पर, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। तो कॉलबर्ग क्या कहते हैं कि जस्टिस राइट्स बच्चा जो है वो बोलना शुरू कर देता है। एडोलेसेंस की प्रॉब्लम, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ड्रग अब्यूज़, ये सब चीज़ें भी बड़ी कॉमन है। बच्चे को यहाँ पे गाइड करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चे की। स्टैनली हॉल फादर हैं एडोलेसेंट साइकोलॉजी के, 1904 में उनकी बुक भी आई थी एडोलेसेंस, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पे। उन्होंने कहा था कि बच्चे की जो ये एज है ना वो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाली है। चलिए नेक्स्ट कम्स हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। बहुत पुराना डिबेट चलता आ रहा है कि हेरिडिटी या एनवायरनमेंट क्या चीज़ बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। आज का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों ही चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कोई एक चीज़ को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका क्या मतलब है, देखिए हेरिडिटी का मतलब क्या है कि जो आपके बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं, है ना, इससे आपकी इंटेलिजेंस, आपका टेम्पर, कि अरे ये तो अपना गुस्सा बिल्कुल इसके पापा जैसा है, क्रोमोसोम्स, जीन्स, DNA, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके सपोर्टर कौन कौन है, गैल्टन, लोम्ब्रोसो, एम्सी-डगन। एनवायरनमेंट क्या कहता है कि आपकी फैमिली कैसी है, आपका कल्चर, स्कूल कैसा है, फिर आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी इसको कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे आप कैसे सोशलाइज करते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, ये चेंज किया जा सकता है। इसके हैं
वॉटसन, स्किनर एंड लॉक, जिनके नाम आपने सुने होंगे, जिनकी थ्योरीज आप पढ़ते हो कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, हम जैसा उसको बनाना चाहें हम वैसा बना सकते हैं। मॉडर्न कंसेंसस ये है कि दोनों ही चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं। हेरिडिटी से रेंज पता चलती है, एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि उस रेंज के अंदर बच्चा कहाँ पर कितना सीखेगा। एपिजेनेटिक्स, एनवायरनमेंट कैन इवन ऑल्टर जीन एक्सप्रेशंस। एपिजेनेटिक्स ये कहता है कि आप अगर गुस्सैल हो भी, आपका गुस्सा अगर आपके पापा पे गया भी है तो भी एनवायरनमेंट उस चीज़ को बदल सकता है, ये एपिजेनेटिक्स कहती है। आ जाते हैं कॉलबर्ग की, ये भी पेपर के अंदर पूछा गया था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। कॉलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोटर डेवलपमेंट। कॉलबर्ग जो है वो पियाजे की थ्योरी को और एक्सप्रेस करते हैं और ये और लेवल्स बताते हैं। और ये हैंस का डिलेमा यूज़ करते हैं कि वो आई थिंक उसकी पता नहीं वाइफ, हाँ, तो वो दवाई लेगा, दवाई उसके पास पैसे नहीं है, तो हैंस के डिलेमा। देखो ये है बेसिकली, यहाँ पे ना थोड़े थोड़े से पीडीएफ जो है वो इधर चले गए हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव देम, बट ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर होती है कन्वेंशनल और फिर होती है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस हैं, कन्वेंशनल के अंदर 2 स्टेजेस हैं, पोस्ट कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस हैं। प्री कन्वेंशनल में जो छोटा बच्चा है वो क्या है, वो या पहली स्टेज के अंदर बच्चा जो है, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं छोटा बच्चा, ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले, उसको डर है कि भाई मुझे डर है ना। और फिर 9 इयर्स तक क्या करेगा बच्चा, बच्चा जो है वो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यानी कि अच्छा ठीक है तुम यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्केच योर्स। जिस क्लास में होते हैं ना, अरे नहीं मम्मी ने मुझे मना किया है कलर शेयर करने के लिए, है ना, तू मुझे अपनी या तो पेंसिल दे दे तो मैं तुझे अपनी पेंसिल दे दूंगी, तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में आता है। ठीक है, 9 साल तक ऐसा बच्चा करता है। फिर 9 से 15 साल तक पहली स्टेज होती है गुड बॉय, मैम जो है वो अच्छा बोलेगी, मुझे अप्रूवल मिल रहा है आपको दूसरे से। लेकिन 9 to 15 ईयर्स में लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाता है, यानी कि स्टेज 4 के अंदर कि ये सही चीज़ है, हमें क्लास में चुपचाप बैठना चाहिए। पहले तो आप इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि मैम आपको ऑब्जर्व कर रही थी, फिर आप इसलिए चुप बैठ रहे हो कि भाई सोशल ऑर्डर्स के लिए अगर हमें क्लास में सीखना है तो हमें चुप बैठना चाहिए। और फिर स्टेज 5 और 6 में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिक्स। यहाँ पे एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस का मतलब कि आप सोशल चीज़ों को फॉलो कर रहे हो क्योंकि ये ज़रूरी है। यूनिवर्सल एथिक्स के अंदर भाई ये आपको फॉलो करने ही करने चाहिए अगर आपको कंट्री में सुख चाहिए, शांति चाहिए, सो दैट इज़ यूनिवर्सल एथिक्स। तो पहले स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर ऑबीडियंस, पनिशमेंट और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। कन्वेंशनल के अंदर गुड बॉय, लॉ एंड ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिक्स। चलिए, कॉलबर्ग ये कहते हैं कि मोस्टली एडल्ट्स जो है वो स्टेज 4 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टेज 6 तक कोई नहीं पहुंच पाता। जैसे आज भी भाई ये हमें ऐसे करना चाहिए, है ना, तो हम उसको नहीं फॉलो करते, हम यही देखते हैं कि अरे यार चलो हम थक रहे हैं तो लेट गए, हमने अपना कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। सो ये हम चीज़ स्टेज 6 तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। गिलिगन ये कहते हैं कॉलबर्ग का जो ये थ्योरी है ये तो पूरी जेंडर बाइज्ड है, ये तो मेल के ऊपर डिपेंड है, विमेन तो जो होती है वो तो केयर दिखाती है ठीक है, तो ये कॉलबर्ग की थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी थी, मोरल डेवलपमेंट की। प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री के अंदर 2 आएंगे और कन्वेंशनल में 2 आएंगे और पोस्ट में भी 2 आएंगे। प्री में क्या है, ओबीडियंस, पनिशमेंट, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। कन्वेंशनल में क्या है, गुड बॉय, बैड गर्ल, गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर। एंड लास्ट में पोस्ट ऑपरेशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिक्स। अब आ जाते हैं फ्रूड के साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। फ्रूड क्या कहता है, सिगमंड फ्रूड क्या कहता है, तो फ्रूड है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है, तो हमने कैसे याद किया इसको, OAPLG, OAPLG, ठीक है, OA पीले जी, ऐसे याद कर लेना, OA पीले जी। तो O से ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। पहले 1 साल का बच्चा सक करता है, फीड करता है, डिपेंडेंट है, और अगर आपने उसको फिक्स नहीं किया तो स्मोक कर सकता है। एनल 1 to 3 ईयर्स, यहाँ पे बच्चा जो है वो कंट्रोल करता है अपनी बॉडी मूवमेंट्स पर, और बहुत ज़्यादा आप उसको स्ट्रिक्टली टॉयलेट ट्रेनिंग करते हो तो फिर वो क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है, एक्सपल्सिव और रिटेंटिव बन सकता है। देन फैलिक 3 to 6 ईयर्स, अब बच्चा जेनिटल्स को लेके अवेयर है। 3 to 6 ईयर्स के बच्चे जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, अपनी मम्मी को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की तरह उनके पापा की तरफ खिंचाव महसूस होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रह जाएगा। लेटेंसी 6 to 12 ईयर्स, सेक्शुअल इम्पल्सिस डॉर्मेंट हो चुके हैं,
यहाँ पे एनर्जी, स्किल्स, सोसाइटी इनको देखकर बहुत ज़्यादा चल रही है। जेनिटल पबर्टी, यहाँ पे रिलेशनशिप्स बनने शुरू हो जाते हैं। एक होता है इड, ईगो, सुपर ईगो और डिफेंस मैकेनिज्म। इड क्या है? इड का मतलब जो हमारे अंदर बर्थ से ही है ना, हम उसके बारे में अनकॉन्शियस हैं, हमारे इंस्ट्रिक्ट ड्राइव्स हैं, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं। ईगो क्या होता है? जिनको आप जानते हो, जो रियलिटी से रिलेटेड है, जिनके बारे में आप कॉन्शियस हो। सुपर ईगो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सो दैट इज सुपर ईगो। ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है, आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, रिप्रेशन को, प्रोजेक्शन को, डिनाइल को, रैशनलाइजेशन को, ताकि आप अपनी एंग्जाइटी वगैरह कम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे इड में अनकॉन्शियस है। आइसबर्ग वाला एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि जैसे काफ़ी पार्ट, 90% पार्ट ऐसा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, है ना। तो इड, ईगो, सुपर ईगो। अच्छा, एक आता है बाउल बाइज अटैचमेंट थ्योरी। बाउल बाइज अटैचमेंट थ्योरी क्या कहती है? तो बाउल बाइज अटैचमेंट थ्योरी ये कहती है कि जॉन बाउल बाई ने ये कहा कि बच्चा जो है वो कोशिश करता है कि पेरेंट जो, मतलब 8 महीने का जो बच्चा है वो अपनी मम्मी के साथ चिपका रहेगा, पापा के साथ, किसी की गोदी में नहीं जाएगा, वो सिक्योर बेस वहाँ पर पाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सिक्योर अटैचमेंट, कि केयर गिवर ही रिस्पॉन्सिबल है, यहीं पर मैं अच्छा हूँ, अगर बाहर किसी की गोदी में चला गया तो मुझे क्या ही हो जाएगा। एंक्शियस अवॉइडेंट, मतलब केयर गिवर अगर इमोशनली अनअवेलेबल हो गया, वो मम्मी की गोदी में आना चाहता है लेकिन मम्मी उसको नहीं ले रही है, तो वो डिस्ट्रेस हो जाएगा। एंक्शियस एम्बीवेलेंट, केयर गिवर इनकंसिस्टेंट है, बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस्ड फील कर रहा है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड, केयर गिवर जो है वो फ्राइटनिंग है, अब्यूजिव है, तो बच्चा डिसऑर्गेनाइज्ड बन जाता है। क्रिटिकल पीरियड है ये 2 to 3 ईयर्स। यहाँ पे अगर आप बच्चे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो या उसको हेल्प नहीं करते हो तो उसको इमोशनल डैमेज हो सकता है। स्ट्रेंज सिचुएशन, यानी कि जो मदर है वो स्ट्रेंजर के पास छोड़ के चली गई, तो फिर आप देखोगे कि बच्चा डरा डरा अपनी बात कुछ बोल नहीं पा रहा है, ऐसा भी बिहेवियर बच्चे के अंदर देखा जाता है। तो हमें ऐसे बच्चों को मतलब हमें अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए पहली बात तो बचपन में। और अगर आप उनको कहीं पे छोड़ के भी जा रहे हैं तो आप कैमरा फैसिलिटी लीजिए और आप वहाँ से देखते रहिए। तो सिक्योरली अटैच्ड जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। और टीचर्स को भी देखिए, अगर आपके पास कोई बच्चा ऐसा आ रहा है तो आपको उनका अटैचमेंट फिगर बनना है, ओके। हर बच्चा डिफरेंट है। अच्छा, एक इसके अंदर मुझे ये लग रहा है कि ये जो कॉलबर्ग इड, ईगो, सुपर ईगो वाली है, ये मुझे आपको मैप के साथ बतानी चाहिए, तो मैं ये अभी या तो इसी के साथ या फिर इसको और अटैच कर देंगे। पहले मैं पूरा आपको ये पेजेस कवर करा देती हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग है, फिजिकली, कॉग्निटिव, इमोशनली, सोशली। बच्चे के इंटेलिजेंस अलग है, आईक्यू टेस्ट होते हैं, जो बच्चे 130 प्लस आते हैं वो गिफ्टेड होते हैं, जो 70 से कम आते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं। लर्निंग स्टाइल, कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनकर, कुछ बच्चे करके, ठीक है। एप्टीट्यूड, बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, म्यूजिकल, मैथमेटिकल, कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा नहीं है। इंटरेस्ट, बच्चे को किस चीज़ में मज़ा आता है। मोटिवेशन, बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है या फिर एक्सट्रिंसिकली। घर का बैकग्राउंड कैसा है, बच्चे को घर पे कैसे ट्रीट किया जाता है, पेरेंट्स का आपस में कैसा रिलेशन है। बॉयज़ गर्ल्स, ये भी डिफरेंस बहुत मैटर करता है। फिजिकल डिफरेंसेस, कोई बच्चा बहुत छोटा रह गया, कोई बच्चा बहुत मोटा हो गया, कोई बच्चा बहुत पतला हो गया, इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। टीचर को यहाँ पे बच्चों की डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग करनी चाहिए। हर बच्चे को एक ही डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है? देखिए, एडोलेसेंस स्टॉर्म एंड स्ट्रेस वाली एज है। ये फादर ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी जी स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है, 1904 में। एरिक्सन की स्कूल एज को कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, है ना, कि बच्चे को अगर आपने क्लास में सबके सामने वो बोल पाया तो इंडस्ट्री, अदरवाइज इन्फीरियोरिटी तो कॉम्पिटेंस वाली, जो 6 to 12 ईयर्स वाली है शायद। एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स वाली, जहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होती है। अगर बच्चे को आप अच्छे से आइडेंटिटी उसकी बन जाती है तो फिर फिडेलिटी। पियाजे एडोलेसेंस एज, तो पियाजे ये कहते हैं कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल है, जो लास्ट स्टेज है, दैट इज एडोलेसेंस। कॉलबर्ग का प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। कॉलबर्ग का ही है हैंस का डेलिमा। गिलिगेंस ये कहते हैं जेंडर बाइज्ड विमेन जो होती है वो तो एथिक्स ऑफ केयर शो करती है, तो कॉलबर्ग तो गलत बता रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने ऐसे भी कहा था। फ्रूड की लेटेंसी एज 6 to 12 ईयर्स होती है, जहाँ पे सेक्सुअल इम्पल्सेस डोरमेंट होते हैं।
ऑइडिपस कि भाई बच्चा जो है, बॉयज़ जो है वो अपनी मदर को ज़्यादा प्यार करता है फैलिक स्टेज के अंदर, OALPG, ठीक है, OALPG। बाउली, बाउली ये कहते हैं कि इनेट नीड टू सिक्योर बॉन्ड, कि पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर के साथ अटैचमेंट होती है। एंसवर द स्ट्रेंज सिचुएशन, बाहर किसी के साथ अपने बच्चे को छोड़ के जाओ तो कैसे छोड़ के जाना है। बेस्ट अटैचमेंट टाइप है सिक्योर अटैचमेंट। गैंग एज शुरू होती है 6 to 12 ईयर्स लेट चाइल्डहुड में, कि जो क्लास में जहाँ बच्चे जाएंगे मैं तो वहीं जाऊँगा, क्लास में बच्चे हंस रहे हैं तो मुझे भी हंसना है। हेट्रोनॉमस मोरालिटी, बचपन में यहाँ बच्चा जो चीज़ है वो करता है लेकिन डर के कारण। और ऑटोनॉमस रियलिटी लेट चाइल्डहुड में, यहाँ बच्चा जो है वो समझता है कि सोसाइटी में ये चीज़ ज़रूरी है। फ्रूड की साइकोडायनामिक, फ्रूड की साइको सोशल थ्योरी। अब देखो यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। साइकोडायनामिक थ्योरी जो है वो फ्रूड ने दी है, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किससे मोटिवेटेड है, एक सेकेंड बस। ह्यूमन बिहेवियर मोटिवेटेड है कि भाई हमारी कुछ अनकॉन्शियस ड्राइव्स हैं, कुछ अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट्स हैं, और वो ये कहते हैं कि काफ़ी सारे एक्शंस और बिहेवियर्स जो है वो हमारे हिडन जो डिज़ायर्स होते हैं उनकी वजह से ही होते हैं। टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट्स, वो कहते हैं कि दो इंस्टिंक्ट्स है, एक लाइफ इंस्टिंक्ट्स कि आप जीने के लिए, और एक डेथ इंस्टिंक्ट्स होते हैं थैनेटोज। ये कहते हैं जो एनर्जी हमें लाइफ इंस्टिंक्ट से मिलती है उसको लिबिडो कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे देखो आ गया ये ईगो सुपर ईगो वाला, तो यही जो था, क्योंकि हमने PDF बनाए हैं तो कोशिश पूरी की है कि कोई भी अगर कुछ टॉपिक रह जाए तो वो नेक्स्ट PDF में इंक्लूड किया गया। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ मैराथन। लेकिन हाँ, आपके पेपर में क्वेश्चंस इससे सॉल्व होंगे, ज़रूर होंगे। फ्रूड ने कहा है कॉन्शियस माइंड, वो माइंड जिसके बारे में हम अवेयर हैं। प्री कॉन्शियस मतलब हम उसको रिकॉल करेंगे तो याद आ जाएगा। अनकॉन्शियस सबसे बड़ा पार्ट है, 90% पार्ट है, जो हमें, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि हमें इस चीज़ से डर लगता है, हमारी ये इंस्टिंक्ट है। वो 9/10 है हमारी बॉडी का, हमारी माइंड का पार्ट। डायनामिक स्ट्रक्चर है, फ्रूड ये कहते हैं इड बचपन से ही होता है, बच्चे प्लेजर प्रिंसिपल, जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं वो करूँगा। ईगो मैन विद इन मैन, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि मैम डांटेंगी। और सुपर ईगो एंजल विद इन द मैन, आपको पता चल गया बेटा ऐसे रहना चाहिए अगर आपको समाज में रहना है, दैट इज़ एंजल विद द मैन, यानी कि आपको दिमाग आ गया बेसिकली, मीन्स आप थोड़ा सोसाइटी के प्रति थोड़े से मतलब जागरूक हो गए हैं। एंग्जाइटी होती है फ्रूड के अकॉर्डिंग, एक होती है न्यूरोटिक, डर लगता है कि ये चीज़ पे हम कंट्रोल ना लूज़ कर दें। रियलिटी एंग्जाइटी कि अगर रियलिटी में ऐसा हो गया तो। मोरल एंग्जाइटी कि अगर हमने मोरल वैल्यूज़ फॉलो नहीं किए तो क्या हो जाएगा। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस मैंने आपको बता दी, ओरल स्टेज 0 to 1 ईयर, एनल स्टेज 1 to 3 ईयर्स जहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग, ब्लैडर कंट्रोल वगैरह। फैलिक स्टेज OA मैंने आपको बताया था ना, OALPG, OALPG। तो सबसे पहले ओरल, फिर एनल, फिर फैलिक, पहले लेटेंट आएगी ना LPG, यही तो बताया था, पहले आ गई OA, फिर आ गई है फैलिक, और फिर आई है लेटेंसी। ओ गलत बता दिया मैंने, ये आएगा OAPLG, हाँ ये था, सॉरी OAPLG, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो OAPLG ऐसे याद रखना है, O से ओरल, फिर A से एनल, फिर P से फैलिक, फिर L से लेटेंसी, एंड फिर G से जेनिटल। O से बच्चा जो है वो हर चीज़ को सक करता है, एनल के अंदर बच्चा ब्लैडर कंट्रोल वगैरह करना सीखता है, ठीक है। देन फैलिक के अंदर बच्चा जेंडर डिफरेंसेस, ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा में लड़कियां जो हैं गर्ल्स पापा की तरफ, ऑइडिपस में बॉयज़ मम्मा की तरफ। लेटेंसी 6 to 12 ईयर्स जहाँ पे सेक्सुअल इम्पल्सेस इनएक्टिव है, सोशल स्किल्स डेवलप हो रही हैं। जेनिटल सेक्सुअल मैच्योरिटी यहाँ पर आ जाती है। लिबिडो लाइफ इंस्टिंक्ट से जो आपको मिलेगा, और लाइफ इंस्टिंक्ट्स का एक और नाम दिया था, क्या नाम दिया था, हाँ इरोस, और डेथ इंस्टिंक्ट का थैनेटोस। ये वर्ड्स ध्यान रखने ज़रूरी हैं। तो लिबिडो लाइफ इंस्टिंक्ट से, ऑइडिपस इलेक्ट्रा मैंने काफ़ी बार बता दिया, गर्ल का अट्रैक्शन अपने पापा की तरफ होता है, मदर से जेलसी फील करती हैं, और ऑइडिपस जो बच्चा होता है, बॉय जो होता है वो मदर की तरफ और फादर से जेलस।
ये थोड़ा सा मैंने आपको करा ही दिया है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं, पर चलो फिर भी करा देती हूँ। फ्रूड ने साइकोडायनामिक साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है कि ह्यूमन का बिहेवियर अनकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस्ड होता है। लाइफ इंस्टिंक्ट को इरोस कहते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट्स को थैनेटोस कहते हैं। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर है, सुपर ईगो मोरालिटी से रिलेटेड है। और 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी हैं OA पीले जी। साइकोडायनेमिक थ्योरी सिगमंड फ्रूड ने दी। लाइफ इंस्टिंक्ट से जो एनर्जी मिलती है उसको लिबिडो कहते हैं। प्लेजर प्रिंसिपल इड काम करता है। सुपर ईगो कब आनी शुरू होती है? अराउंड 5 ईयर्स। साइकोसेक्सुअल स्टेज 6 to 12 ईयर्स में एल, ये वाली, जहाँ पे सोशल जो सेक्सुअल जो आपके इम्पल्सेस है वो इनएक्टिव है, लेकिन आप सोशली एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि आप फ्रेंड्स वगैरह बनाने शुरू कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर एरिक्सन ने दिया है। अरे सोशली पर भी ध्यान दो, है ना। अरे एरिक्सन की ये 8 स्टेजेस PAI PA 4 टाइम्स आई है ना, 4 टाइम्स आई था, तो ये दिया है एरिक्सन ने। तो एरिक्सन की थ्योरी को क्या कहा गया? साइको सोशल। अरे सोशल सोसाइटी पे भी ध्यान दो। पर्सनालिटी डेवलप करती है, सोसाइटी के साथ कैसे आप डील करते हो, और हेल्दी पर्सनालिटी तभी बनेगी जब आप सबके साथ अच्छे से रहेंगे। तो इन्होंने कौन कौन से स्टेज दी हैं? तो मैंने आपको बताया था TA 4 टाइम्स आई, बताए थे ना ये चीज़। तो T से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है? होप। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर A से ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, यानी कि यहाँ पे बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल करना जो है वो सीखता है। फिर इनिशिएटिव वर्सेस गाइड, कि अगर आप बच्चे को हेल्प करोगे तो फिर उससे बच्चे के अंदर अच्छा होगा, अदरवाइज गिल्ट आ जाएगा। फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, कि क्लास में आपने कुछ परफॉर्म किया, अगर सबने साथ दिया तो अच्छी, अदरवाइज इन्फीरियर फील करते हैं। फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जहाँ पे ये होता है कि टीनेजर्स जो है वो क्लास के अंदर बहुत फिडेलिटी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, तो ये यहाँ पे वैसे भी इनकम्प्लीट है, 2 स्टेजेस यहाँ पे बाकी हैं अभी भी। तो आपको अगर आप भूल गए हो तो आप वो पीछे वाला रिवाइज कर लो। आर्नोल्ड गेसल्स मैच, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, आप कोई 2 पेजेस ले लें और 2 पेजेस पे जो भी चीज़ आपको भूल रहे हो, जो याद है उसको मत लिखो, जो चीज़ भूल रहे हो बस उसको लिखो। आर्नोल्ड गेसल ने मैच्योरेशन थ्योरी दी है। अरमा है ना, ऐसे याद रख लेना। अरमा है ना, आपके भी बहुत सारे अरमान है ना। तो आर्नोल्ड गेसल ने मैच्योरेशनल थ्योरी दी है। वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैच्योरेशनल थ्योरी ये कहते हैं कि भाई फिक्स सीक्वेंस है, बच्चा पहले ये चीज़ सीखेगा, फिर ये चीज़ सीखेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर वैसे करेगा। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, की सभी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपने आप सीख जाएगा बच्चा। सेल्फ रेगुलेशन, यहाँ पे बच्चा अपने आप को रेगुलेट करना सीखता है। जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी PC प्रियंका चोपड़ा, मैंने आपको कराया था याद। ठीक है, पियाजे के थ्रू अडेप्टेशन बायोलॉजिकल मैट्रिएशन दोनों आता है। स्कीमा मैंने आपको बता दिया। स्कीमा मीन्स आप क्या सोचते हो, आपका मेंटल फ्रेमवर्क कैसा है। एडेप्टेशन जब आप कोई चीज़ एडजस्ट करते हो। एसिमिलेशन जब आप नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। और एकोमोडेशन जब आपने पुरानी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी बर्थ टू 2 ईयर्स। देन ऑब्जेक्ट परमानेंस इसके अंदर होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं पे ही है, चाहे वो वहाँ पे दिखे ना दिखे। A नॉट B एरर, यानी कि बच्चा उसी जगह पे चीज़ को सर्च करता है। प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स की बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग जो है वो सीखना शुरू करता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग बच्चे को नहीं आती। प्री ऑपरेशनल में ध्यान रखना सिंबॉलिक थिंकिंग होती है कि वो चीज़ वहीं मिलेगी। तो यहाँ बच्चा सिंबल्स, इमेजेस, वर्ड्स को सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, देन कॉन्क्रीट, यहाँ पे ईगो सेंट्रिसिज्म होती है बच्चे के अंदर। बच्चा दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता। नॉन लिविंग थिंग को लाइफ देता है। इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा अपने एक्शंस को रिवर्स नहीं कर पाता। 2 3 जा 6 है तो 3 2 जा भी 6 होगा, ये बच्चा नहीं समझ पाता है। तो एरिक्सन की पियाजे की कॉग्निटिव, एरिक्सन की साइकोसोशल जिसके अंदर PAIIIG वाली थी, आर्नोल्ड गेसल की बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। एसिमिलेशन मीन्स नई चीज़ों को ऐड करना। एकोमोडेशन मीन्स चेंज कर देना उसको। ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर में आता है। ईगो सेंट्रिसिज्म SPCF सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल में होती है। साइको सोशल थ्योरी, अरे सोशली भी तो कुछ सोचो, तो एरिक्सन ने।
फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, आपने क्लास में सबके सामने बोला इंडस्ट्री, नहीं बोल पाए इंफीरियोरिटी, कॉम्पिटेंस 6 to 12 ईयर्स। मैच्योरेशन थ्योरी अर्मा एर्नोल्ड गैसल ने, कॉग्निटिव थ्योरी पीसी प्रियंका चोपड़ा पियाजे ने, ऑब्जेक्ट परमानेंस SPCF, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव परमानेंस फर्स्ट स्टेज के अंदर होती है। ईगो सेंट्रिज्म, दूसरे को समझना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरा ही बात जानना है, ऑलरेडी मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये मैंने आपको पढ़ा दी पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अच्छा, ये वाली आएगी ब्रूनर्स की EIS इनएक्टिव, ये वाला जो सिंबॉलिक फेज है, और जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी। चलिए देखिए, पियाजे का कॉन्क्रीट स्टेज SPCF, तो थर्ड स्टेज जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, यहाँ पे बच्चा लॉजिकली सोचता है, कॉज एंड इफेक्ट समझता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ सकता है। अगर वो 2 3 या 6 समझ रहा है तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2 भी समझेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता, वो फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर जाकर करेगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल SPCFC के अंदर ही बच्चा कंजर्वेशन यानी कि क्वांटिटी मास वॉल्यूम समझना शुरू कर देता है, ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना शुरू कर सकता है, उसको सीरीज बनानी आ जाती है। ईगो सेंट्रिसिज्म उसके अंदर नहीं होता, जो उसके अंदर सेंट्रल सेंसरी के अंदर होता है। लास्ट स्टेज फॉर्मल 11+ ईयर्स के लिए हाईएस्ट स्टेज है। बच्चा एब्स्ट्रैक्टली लॉजिकली साइंटिफिकली सोच पा रहा है, पॉसिबिलिटीज सोच पा रहा है कि हाँ एरोप्लेन उड़ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। फॉर्मल के अंदर आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग आ जाती है, मेटाकॉग्निशन आ जाती है, अपनी खुद की प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस को वो समझ पाते हैं। अच्छा, एक है जेरोम ब्रूनर्स, ब्रूनर्स ने दी है EIS मॉडल इनएक्टिव आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इनएक्टिव क्या होता है, किसने दिया, पहले तो ये ब्रूनर ने, तो भाई इसको बर्न करना है, देखो मैंने क्या बोला, इसको बर्न करना है, ऐसे याद रखना। तो EIS किसने दी है, ब्रूनर ने दी है। इनएक्टिव फेज के अंदर क्या कहते हैं, बच्चे जो हैं, पहले लेट मी रब दिस, कि बच्चे जो हैं वो फिजिकल एक्शंस एंड मूवमेंट से सीखते हैं। नॉलेज स्टोर्ड होती है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन बच्चों को आपको जैसे जंप करना सिखाना पड़ेगा, क्लास में मैडम जो है वो डांस करके दिखाती है, तब बच्चा करता है। सो दैट इज इनएक्टिव फेज। आइकॉनिक फेज के अंदर अब बच्चा इमेजेस को देख रहा है, हाँ एप्पल है सामने, पिक्चर्स को देख रहा है। इनएक्टिव में एक्चुअली मदर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.5 साल तक बच्चा ज़्यादातर माँ के पास ही रहता है। तो लर्निंग अकर्स बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग एक्शंस डायरेक्टली, ठीक है। और आइकॉनिक के अंदर हालांकि देखो यहाँ पे लिखा है मसल मेमोरी होती है, ठीक है, मसल मेमोरी होती है, नॉलेज वाली मेमोरी नहीं है। आइकॉनिक के अंदर बच्चे जो है यहाँ पे देख के सीख रहे हैं, विजुअली सीख रहे हैं, मेंटल इमेजेस बना रहे हैं। और लास्ट सिंबॉलिक स्टेज, यहाँ पे तो बच्चा बोलता भी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करता है, लॉजिकल रीजनिंग भी करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाली स्टेजेस जो मैंने आपको बताई है। जेरोम ब्रूनर्स की EIS मॉडल इनएक्टिव फेज, जहाँ बच्चा करके सीखता है, मसल मेमोरी है, मोटर एक्टिविटीज़ हैं बच्चे की। आइकॉनिक में बच्चा इमेजेस, पिक्चर्स, सेंसेस के थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस ले रहा है, विजुअली लर्निंग ज़्यादा हो रही है। सिंबॉलिक में बच्चा बोल भी रहा है, सिंबल्स भी देख रहा है, नंबर्स भी देख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की की है सोशल कल्चरल थ्योरी। तो अब इसको कैसे ध्यान रखोगे, ले सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, कल्चर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है सोसाइटी, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। नॉलेज मोर नॉलेजेबल पर्सन से होती है, मैंने आपको बताया था स्कैफोल्डिंग वाला पॉइंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला पॉइंट। यहाँ पे लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट गैप है जो बच्चा खुद कर सकता है और जिसमें बच्चे को और ज़्यादा MKO की ज़रूरत है, मोर नॉलेजेबल अदर की ज़रूरत है। मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब जो बच्चा कर पा रहा है वो तो ठीक है, जो बच्चा नहीं कर पा रहा तो आपने उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया कि हाँ ये सीख जाओ। जैसे मैंने गाड़ी चलानी सीखी, अब मुझे टर्न करना है, तो टर्न करने में मुझे स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड हो गई, और जब कैपेबल हो गई मैं, तो फिर आप अपना जो भी सपोर्ट है उसको रिमूव कर लो। सोशल स्पीच मतलब जब आप दूसरों से बात करते हैं। प्राइवेट स्पीच आप सिर्फ और सिर्फ अपने से बात करते हैं। इनर स्पीच आप कुछ बात ही नहीं करते, आप सिर्फ सोचते हैं। ये मैंने आपको करा दिया है। पियाजे की लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से शुरू होती है, तो देखिए पियाजे की कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स SPCF है ना, तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, ठीक है, नाम ही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कंजर्वेशन क्या है, देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है गिलास में जितना पानी है और हम उसको कटोरी में ट्रांसफर करेंगे तो वो कम नहीं हुआ, उतना ही है।
समझना कि शेप चेंज होने से क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग SPCF लास्ट स्टेज 11+ ईयर्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। EIS मॉडल, इसको बर्न कर दो, याद कराया था मैंने। EIS इनएक्टिव और आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक फेज। ब्रूनर ने इमेज और पिक्चर्स सेकेंड स्टेज के अंदर बच्चा देखता है। पहली स्टेज में तो डूइंग से, है ना। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करना। इंटरनलाइज थिंकिंग, सोच रहे हो, बोल नहीं रहे, ठीक है। इनर स्पीच, जब बोलोगे तो फिर प्राइवेट स्पीच, जब सिर्फ सोच रहे हो तो इनर स्पीच। चलिए, नाउ कम्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मोरल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो देखिए, सबसे पहले पियाजे ने दी है मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जीन पियाजे ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। अब PC को भूल जाओ, अब याद रखो PM को, प्राइम मिनिस्टर को। तो पियाजे की है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो ये कैसे पता चले। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरह ही है ये। इन्होंने मेरे लिए है कि भैया आप वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा पढ़ाएं, तो एक्चुअली मेरे लिए अभी वाइट बोर्ड पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको PPT से ही पढ़ाऊंगी। एक होता है हेट्रोनॉमस मोरालिटी और एक होता है ऑटोनॉमस मोरालिटी। तो हेट्रोनॉमस मोरालिटी का मतलब 4 to 7 ईयर्स। यहाँ पे मोरल रियलिज्म है, यानी कि जो चीज़ें हैं, बच्चे चीज़ को क्यों फॉलो करते हैं कि भाई ये रूल्स हैं, हमें मानने पड़ेंगे, पेरेंट्स ने ऐसे कहा।